बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। और इस लेसन में हम देखने वाले हैं शॉपिफाई की सेटिंग्स को। शॉपिफाई सेटिंग्स में डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है, जैसे स्टोर डिटेल्स का, शॉपिफाई प्लान्स का, ठीक है, चेकआउट सेटिंग्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सेटिंग्स हैं शॉपिफाई के अंदर, जो अगर आप शॉपिफाई स्टोर रन कर रहे हैं तो आपको उन सेटिंग का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम वो सब सेटिंग्स इस एक लेसन में सीखने वाले हैं, सिवाय एक सेटिंग को छोड़ के, वो है शॉपिफाई शिपिंग एंड डिलीवरी, जो कि हम बिल्कुल अलग लेसन में कम्प्लीटली डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया करे अपने इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये लेसन पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। और अगर आपको कोई भी सवाल है तो बगैर किसी हिचकिचाहट के आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। इस लेसन में हम बात करेंगे शॉपिफाई की सेटिंग्स के बारे में। शॉपिफाई की सेटिंग में बहुत सारे जो है ना ऑप्शंस होते हैं और उनकी मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं जो कि हम वन बाय वन जो है ना डिस्कस करेंगे। तो इस लेसन में हम सेटिंग्स के अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन है स्टोर डिटेल्स का, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। जो स्टोर डिटेल्स है इसके अंदर आपको मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि आप चेंज कर सकते हैं, और उनके क्या फ़ायदा या नुकसान है वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है बेसिक इन्फॉर्मेशन। इस बेसिक इन्फॉर्मेशन को अगर हम एडिट करते हैं तो यहाँ आप अपने स्टोर का नेम, जो कि ये इस वक्त आपके स्टोर पे मौजूद है, ठीक है, जो आपने यूज़र नेम पहले सिलेक्ट किया था वो स्टोर का नेम इस वक्त आपके सामने मौजूद है, यही आपको इस वक्त यहाँ पर टॉप पे नया सीखो के नाम से मौजूद होगा। जो आप यहाँ पर लिखेंगे वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यूआरएल चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आप अपनी जो है ना लीगल नेम रख सकते हैं अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है। इसके अलावा आप अपने स्टोर की इंडस्ट्री डिफाइन कर सकते हैं कि आपका स्टोर जो है वो किस इंडस्ट्री में फॉल करता है। वो क्लोथिंग है, वो ब्यूटी है, वो स्पोर्ट्स है, रेस्टोरेंट्स है, सर्विसेज हैं, वर्चुअल सर्विसेज हैं, वो क्या चीज़ है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता, मिसाल के तौर पर हमें पता है कि हमारा जो स्टोर हमने बनाया हुआ है वो फैशन की कैटेगरी में आता है, वैसे अगर अगर हम ज्वेलरी को देखें तो वो ज्वेलरी में आ जाता है, वॉचेज़, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ज्वेलरी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। आप करना चाहें कर लें, वरना इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर स्टोर नेम आप चेंज कर दें, इससे फ़र्क पड़ता है कि ये यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, प्लस हमारे फुटर में भी ये नेम जो है ना चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं इसके एन को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, और मैं अगर इसमें कुछ और डिटेल्स डालना चाहूँ तो वो भी मैं डाल सकता हूँ। मैं अभी सेव नहीं करूँगा, मैं एक ही दफ़ा आगे जाके सेव करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ एड्रेस जो भी हम डालना चाहें, चेंज करना चाहें, वो मैं एड्रेस यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर इसको मैं एडिट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर चीज़ एक जो है ना आपने नोट करनी है कि यहाँ पर मैंने कंट्री या रीजन यूनाइटेड स्टेट रखा हुआ है, जबकि जो स्टोर है ये पाकिस्तान का है, हम पाकिस्तान से बना रहे हैं, ठीक है। कोई वीपीएन या कोई चीज़ भी यूज़ नहीं कर रहे। ये यूनाइटेड स्टेट रखने की वजह क्या थी कि जब हम पेपाल और स्ट्राइप की इंटीग्रेशन सीख रहे थे तो उसके लिए ज़रूरी था कि ऐसी कंट्री रखी जाए जहाँ पर वो अवेलेबल यानी कि अलाउ हो। पाकिस्तान में ना ही स्ट्राइप अलाउ है और ना ही पेपाल है, तो इस वजह से मैंने इसकी लोकेशन चेंज की, जिसको मैं दोबारा से चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं करूँगा तो शॉपिफाई पेमेंट को डीएक्टिवेट करना होगा मुझे। जब मैं उसे डीएक्टिवेट कर दूँगा फिर मैं यहाँ से कंट्री को चेंज कर पाऊँगा, क्योंकि शॉपिफाई पेमेंट इस वक्त मौजूद है लेकिन वो पाकिस्तान के लिए अलाउ नहीं है। तो अगर आप यहाँ से कंट्री चेंज करने लगे हैं तो ये चीज़ सोच लें कि अगर पेमेंट मेथड आपका किसी भी किस्म का है जो उस दूसरी कंट्री में अलाउ नहीं है तो वो आपको डीएक्टिवेट करना होगा, या वो खुद भी डीएक्टिवेट हो जाएगा फिर। अच्छा, इसके अलावा अगर आप चेंज करना चाहें, जैसे मैंने किया कि मैंने स्ट्राइप को इंस्टॉल करना था, मैंने चेंज किया लोकेशन और मैंने स्ट्राइप इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। मैं बाद में आके वापस इसको चेंज कर दूंगा। अच्छा, इसके अलावा कि शिफ्ट शॉपिफाई पेमेंट की वजह से ये मसला कर रहा है, वरना स्ट्राइप के साथ ये मसला ना करता। उसके बाद जो भी एड्रेस होएगा वो आप एड्रेस यहाँ पर सारा लिख सकते हैं। एड्रेस, अपार्टमेंट, सूट वगैरह, सिटी, स्टेट, जिप कोड। स्टेट यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट की वजह से आ रही है, वरना यहाँ पर आपके प्रीवियंस से कुछ और ऑप्शन शो हो सकता है। तो जो भी एड्रेस डालना चाहें आप डाल सकते हैं, वो आप चेंज भी कर सकते हैं बाद में। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, इसको अगर आप एडिट करेंगे तो यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर, इसके अलावा स्टोर की ईमेल यानी कि स्टोर के कॉन्टैक्ट ईमेल, शॉपिफाई इस ईमेल को यूज़ करेगा आपको राब्ता करने के लिए। और ये सेंडर जो ईमेल है, ये जब आप अपने किसी कस्टमर को राब्ता करेंगे तो उसको ये ईमेल शो होगा। अब ये राब्ता करने की सूरत क्या हो सकती है, आप मिसाल के तौर पर
परचेज़ ऑर्डर के लिए थैंक्स ईमेल आप भेज रहे हैं या ऑर्डर कन्फर्मेशन ईमेल भेज रहे हैं या किसी और तरह से रब्ता कर रहे हैं तो उन्हें ये ईमेल शो होगा। तो आप यहाँ पर अपने मुताबिक जो भी ईमेल या नंबर दिखाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, वो आप रख सकते हैं अपने मुताबिक। ठीक है, इसके अलावा आपको ईमेल की सेटिंग अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से आपके ईमेल आपके कस्टमर्स को शो होती हैं, तो वो आप व्यू ईमेल सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ से आप देख पाएंगे। लेकिन अभी हम उस सेटिंग में नहीं जा रहे। साथ में आप अपने स्टोर की करेंसी को सेट कर सकते हैं, जो भी आप करेंसी रखना चाहें। अब यहाँ पर हमारी जो करेंसी बाय डिफ़ॉल्ट है वो है पाकिस्तानी रुपीज़, क्योंकि हमने पाकिस्तान के अंदर ये अकाउंट बनाया था। लेकिन क्योंकि हमने पेपाल कनेक्ट किया हुआ है तो पेपाल एक्सप्रेस डज नॉट सपोर्ट द करेंसी यू सिलेक्टेड। जो करेंसी आपने सेलेक्ट की हुई है वो पेपाल उसे सपोर्ट नहीं करता, ये हमें एरर दे रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है अगर हम इसे चेंज करेंगे तो फिर जो है ना हमारा जो ये एरर है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसको चेंज करने का बेस्ट तरीका है पेमेंट सेटिंग में जाकर। लेकिन ये सिर्फ पेपाल मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, मैं बाद में इस पेपाल को जो है ना डिसएक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर दूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ से अपनी करेंसी वगैरह को चेक कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग देख सकते हैं कि वो किस तरह से शो होगी। ठीक है, HTML के हिसाब से, विदाउट करेंसी और वगैरह वगैरह मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको ना छेड़ें, ये ठीक है बिल्कुल। उसके अलावा आप अपनी जो स्टोर है उसकी टाइम जोन और मेजरमेंट यूनिट डिफ़ाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा टाइम जोन ये होगा, प्लस जो यूनिट है मैट्रिक सिस्टम, इसके अलावा किलोग्राम या ग्राम जो भी आप रखना चाहें, ये मैटर करता है आपके प्रोडक्ट की वेट के लिहाज से। तो जो भी आपके प्रोडक्ट की वेट है उसके हिसाब से आप खुद डिफ़ॉल्ट जो वेट यूनिट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ में आप अपने मुताबिक अपने जो ऑर्डर आईडी फॉर्मेट है उसको भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आप प्रीफिक्स या सुफिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के टर्म में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये जो ऑर्डर की आईडी है ये खुद बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होती है शॉपिफाई की तरफ से और ये काफ़ी हद तक बेहतरीन है और हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी टोटल स्टोर डिटेल्स जो कि अहमियत रखती है, वो हमारे लिए लोकेशन की चीज़ अहमियत रखती है, प्लस स्टोर का नेम और उसके बाद ये ईमेल्स वगैरह। इसको आप सही से अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप सिंपली सेव के बटन पे क्लिक कर दें, आपको जो डाटा आपने एडिट किया होगा वो सेव हो जाएगा। इस लेसन में हम बात करने वाले हैं शॉपिफाई सेटिंग्स के अंदर प्लान्स या बिलिंग के बारे में। मिसाल के तौर पर आप सेटिंग में जाएं, उसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है प्लान का। इस ऑप्शन में आपको जो आपकी शॉपिफाई के प्लान्स हैं और उसके जो फीचर्स हैं वो आपको नज़र आते हैं। यहाँ से आप जो है ना अपने बिलिंग साइकिल वगैरह को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आते हैं, जैसे बेसिक शॉपिफाई। अभी ये आपका प्लान है जो कि आपने इस वक्त सेलेक्ट किया हुआ है, उसमें आपको क्या फीचर्स मिल रहे हैं। यूर प्लान इंक्लूड 2 स्टाफ मेंबर्स, यानी कि आप अपने अलावा 2 स्टाफ मेंबर्स ऐड कर सकते हैं जो आपके स्टोर को हैंडल कर सकते हैं आपके बिहाफ पर। ठीक है, इसके अलावा आपको शॉपिफाई शिपिंग डिस्काउंट्स वगैरह मिल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम अपने मुख्तलिफ फीचर्स देखने तो आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखेंगे आपको जो बिलिंग साइकिल है वो 20 जनवरी, यानी कि अब 20 जनवरी जब आएगी तो ये $1 चार्ज करेगा। इस वक्त हमारा $1 वाला पैकेज जो है ना एक्टिवेट है। ठीक है, ये 3 महीने का जो है ना आपको ऑफ़र मिल रही है इस वक्त फ़िलहाल कि आप नेक्स्ट 3 मंथ जब भी आप स्टोर बनाएंगे $1 पर मंथ पे कर सकते हैं शॉपिफाई को। उसके बाद जो है वो $29 पर मंथ से स्टार्ट होगा। ये ऑफ़र कब तक रहेगी इसका हमें नहीं पता, लेकिन अभी इस वक्त है। अगर आप इसकी बिलिंग साइकिल को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज बिलिंग साइकिल पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आप जो है ना इसकी बिलिंग साइकिल को हैंडल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी इस वक्त मेरा मंथली है, फॉर 3 मंथ आपको $1 पे करना होगा। तो आप अगर ईयरली पैकेज बाय करना चाहें तो ईयरली पैकेज यहाँ से बाय कर सकते हैं, और 2 साल के लिए बाय करना चाहें या 3 साल के लिए बाय करना चाहें तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो जैसे आप जो भी सिलेक्ट करेंगे आपको जो बिलिंग साइकिल है वो ज़ाहिर से पता है मंथली से ईयरली पे या 2 साल के ऊपर या 3 साल के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर आपका सिर्फ शॉर्ट टर्म इरादा है तो वह पर मंथ पे आप पे कर सकते हैं, लेकिन अगर ईयरली कहते हैं तो कम से कम आपकी काफ़ी अमाउंट सेव हो जाती है। तो ये आपके ऊपर है, आपके अपने खुद के बजट के ऊपर है। अब यहाँ पर आपको डिटेल्स नज़र आ रही है कि $1 आपको जो है ना पे करना होगा 3 महीने के लिए। उसके बाद आपको $29 प्लस टैक्स हर 30 दिन बाद, यानी कि हर महीने बाद पे करना होगा। उसकी ये सारी डिटेल्स आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, बाकी आपकी पेमेंट डिटेल्स और दूसरी चीज़ें यहाँ पर नज़र आएंगी आपको। मैं वापस बैक पे चला जाता हूँ। आप करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पेमेंट मेथड, ज़ाहिर सी बात है जो आपको पेमेंट मेथड होगा वो यहाँ पर शो हो रहा होगा।
तो अब यहाँ से अगर आप चेंज करना चाहें या अपने स्टोर को डीएक्टिवेट करना चाहें तो डीएक्टिवेट स्टोर के बटन पर क्लिक करेंगे, और अगर आप प्लान को चेंज करना चाहें तो चेंज प्लान पे क्लिक करेंगे और आप वापस से उसी ऑप्शन में चले जाएंगे। अब यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने प्लान को, जो भी आपका प्लान है। इस वक्त हम बेसिक प्लान यूज़ कर रहे हैं और शॉपिफाई का ये दूसरा प्लान है जो कि आपको $79 पर मंथ में मिलेगा, और अगर आप ईयरली लेंगे इसका तो फिर आपको $71 पर मंथ में मिलेगा, 2 साल का और 3 साल का मुख्तलिफ पैकेजेस हैं। अगर आप अपना प्लान चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इनका जो इस दूसरे ऑप्शन का जो मेन फ़ायदा है वो इसकी प्रोफेशनल रिपोर्ट जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती हैं, प्लस आपको जो मुख्तलिफ कन्वर्जन फ़ी है वो और जो डोमेस्टिक फ़ी है वगैरह वगैरह वो थोड़ी कम चार्ज होती है इसके मुकाबले में। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में कर रहे हैं तो आपको इस किस्म की चीज़ों से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कैश ऑन डिलीवरी रख सकते हैं। तो अब ये आपके ऊपर है, अगर अपने प्लान को आप चेंज करना चाहें या आप अपने बिज़नेस के मुताबिक, अगर आपका स्टार्टअप है तो आप बेसिक को सिलेक्ट करें, अगर आपको थोड़ा ताकतवर बिजनेस है तो आप शॉपिफाई को सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका एडवांस लेवल का तो फिर आप एडवांस लेवल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको मुख्तलिफ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे इसमें आपको 2 स्टाफ मिलता है, इसमें आपको 5 स्टाफ मेंबर्स ऐड करने के ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके अपने ऊपर डिपेंड करती हैं अगर आप अपने प्लान को चेंज करना चाहते हैं तो ये शॉपिफाई का मुकम्मल प्लान का ओवरव्यू था जो कि मैंने आपको इस लेसन में दिया है। इस लेसन में हम बात करेंगे कि हम अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर यूज़र्स की परमिशंस को किस तरह से हैंडल करते हैं, यानी कि आपके जितने भी यूज़र होंगे आपके शॉपिफाई के ऊपर, जो आपके शॉपिफाई को यूज़ कर रहे होंगे या हैंडल कर रहे होंगे, उन्हें अपनी किस तरह से परमिशन देनी है और किस तरह से उन्हें मुख्तलिफ उनके वर्क की परमिशन देनी है। यानी किसी को आप फाइनेंस की दे सकते हैं, किसी को आप प्रोडक्ट की दे सकते हैं, सिर्फ किसी को आप डेवलपमेंट की दे सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हम आपको इस लेसन में बताएंगे। तो सिंपली आपने सेटिंग्स के ऑप्शन में आना है, उसके बाद आपने यूज़र्स एंड परमिशंस के ऑप्शन में आ जाना है। अब यहाँ पर आपके सारे यूज़र्स होंगे जो कि जिनको परमिशन होगी आपके स्टोर के ऊपर। मिसाल के तौर पर ये आप हैं जिनको जो कि स्टोर के ओनर हैं, उनको मुकम्मल ओनरशिप है। अगर आप किसी को इस ओनरशिप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र ओनरशिप के बटन पर क्लिक करेंगे और एक मुकम्मल प्रोसेस होगा, उससे आप गुजरेंगे। उसके बाद आपका जो स्टोर है वो जिसको भी आप देना चाहेंगे उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपने नीचे आना है और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं स्टाफ का। जो भी आपका प्लान होगा उसमें आपको हो सके 2 स्टाफ मेंबर अलाउ हो, किसी में आपको 5 अलाउ होते हैं, किसी में उससे ज़्यादा। तो जो भी आपको शॉपिफाई प्लान आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा उसके मुताबिक आपको यहाँ पर शो होंगे। हमें यहाँ पर 2 स्टाफ मेंबर ऐड करने की इजाज़त है। स्टाफ क्या होते हैं जो कि आपके स्टोर को हैंडल करते हैं आपकी बिहाफ पर। तो आपने ऐड स्टाफ पे क्लिक करना है अगर आप किसी को एक्सेस देना चाहते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अब यहाँ पर देखें, आपने उसका फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद लास्ट नेम रखना है, जो भी आप उसका नाम रखना चाहते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद जो है ना, आप यहाँ पर वैसे गवर्नमेंट इशूड आईडी के हिसाब से भी रख सकते हैं। उसके बाद ईमेल देंगे आप उसको ईमेल पे एक्सेस रिसीव होगा, वो उस पर क्लिक करेगा, इन्विटेशन होगी समझ लें, वो उसको एक्सेप्ट करेगा और आपके स्टोर का उसको एक्सेस मिल जाएगा। अब यहाँ पर वो परमिशन है जो आप उसको देंगे, ठीक है, वो परमिशन जो भी आप कहते हैं कि उसको हैंडल करनी चाहिए वो आप उसको एक्सेस दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि कोई पर्सन आपके स्टोर की ऑर्डर्स को हैंडल करे, ठीक है, कोई स्टोर आता है उसके स्टोर को ऑर्डर को एडिट करना उसका काम हो, उसके रिफ़ंड करना काम हो, ठीक है, या फिर चार्ज की वॉलेट कार्ड का काम हो, लेकिन ये कोई खास काम नहीं है, ठीक है। अब एक पर्सन है जो आपके सारे ऑर्डर्स को हैंडल कर रहा है, या वो टीम हो सकती है, जो भी हो सकती है, आपने उसको ये एक्सेस दिया, बाकी एक्सेस आपने नहीं दिए, तो फिर उसे ये कोई चीज़ भी नज़र नहीं आएगी, सिर्फ यही नज़र आएगी जब वो लॉगिन करेगा, ठीक है। आप उसको होम को एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दे रहे हैं, जैसे ड्राफ्ट ऑर्डर्स का, कोई ऑर्डर ड्राफ्ट में चला जाता है तो उसका एक्सेस आप दे सकते हैं। अब ये आप डिसाइड करेंगे कि किस पर्सन को क्या परमिशन देनी है, ठीक है। अब किसी पर्सन को आपने प्रोडक्ट्स की तक रीच दे दी, किसी को गिफ्ट कार्ड्स तक, कस्टमर्स तक, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स, मार्केटिंग, डिस्काउंट्स, जो एक्सेस आप देना चाहते हैं किसी भी पर्सन को वो आप यहाँ से दे सकते हैं। अब एक चीज़ ध्यान में रखें, अगर आप किसी को स्टाफ हायर कर रहे हैं और आप ओनर हैं, ठीक है, तो आप ये ऑप्शन एडिट परमिशन का ऑप्शन ना दें किसी को भी, ताकि वो अपने आप को या किसी को और को ऐड ना कर सके या किसी को कोलैबोरेशन ना कर सके। लेकिन अगर आप देना चाहें तो आप इसको मैनेज कोलैबोरेटर का एक्सेस दे सकते हैं। कोलैबोरेटर क्या होते हैं अभी हम आगे जाके बात करने वाले हैं, तो इसका एक्सेस आप दे सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी जो है ना थीम का
ब्लॉग वगैरह का, जो भी एक्सेस आप देना चाहें आप दे सकते हैं। फाइनेंस का एक्सेस देना चाहें कि आपको कितनी अर्निंग हो रही है वगैरह वगैरह, और मुख्तलिफ पेमेंट्स के पे आउट्स वगैरह को हैंडल करने के लिए तो आप वो एक्सेस भी दे सकते हैं। लेकिन ये आपके अपने ऊपर है कि आप किस स्टफ़ को क्या एक्सेस देना चाहते हैं। तो जो भी एक्सेस आप देना चाहते हैं आप 1 बाय 1 यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा है ऐप्स एंड चैनल, जो भी चैनल आपके मौजूद होंगे उनका एक्सेस अगर आप देना चाहते हैं तो आप उसका एक्सेस भी यहाँ पर उन्हें दे सकते हैं। उसके बाद सिंपली सेंड इनवाइट, तो जैसे आप इनवाइट सेंड करेंगे उस पर्सन को इनवाइट बोले जैसे एक्सेप्ट करेगा उसको ये सारे एक्सेस जो कि आपने दिए होंगे वो सारे उसको जो है ना मिल जाएंगे, वो उससे ईजिली आपके स्टोर को हैंडल कर सकेगा। तो आप पहले जो बेसिक प्लान होता है शॉपिफाई का उसमें सिर्फ आप 2 स्टाफ मेंबर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, आपको एक ऑप्शन मिलता है कोलैबोरेटर्स का। ये कोलैबोरेटर्स क्या होते हैं असल में, डिज़ाइनर हो सकता है, कोई डेवलपर हो सकता है, मार्केटर हो सकता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, आप उसके अकाउंट में एक्सेस आपको नहीं मिलता उसे, ठीक है, वो आपका स्टाफ नहीं होता, वो सिर्फ कोलैबोरेटर होता है। तो आप एक से ज़्यादा कोलैबोरेटर डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपका कोई गूगल ऐप्स है या कोई भी ऐप्स आपने शॉपिफाई पे इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने उनसे कभी जो है ना सपोर्ट से रब्ता करना है, तो वो क्या करेंगे, आपको कोलैबोरेटर की रिक्वेस्ट भेजेंगे। आप यहाँ से अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड से उसको एक्सेप्ट करेंगे और आपको जो है वो जो कोलैबोरेटर का एक्सेस है उसे मिल जाएगा, ठीक है। वो फिर अपने अकाउंट से आपके अकाउंट्स की जो भी लिमिटेशन या परमिशन आपने दी होंगी उसके मुताबिक आपके अकाउंट को हैंडल कर पाएगा। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एनीवन कैन सेंड अ कोलैबोरेटर रिक्वेस्ट, कि कोई भी पर्सन आपको कोलैबोरेटर की रिक्वेस्ट भेज सकता है, अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो वो कोलैबोरेटर बन जाएगा। या फिर ओनली पीपल विद अ कोलैबोरेटर रिक्वेस्ट कोड कैन सेंड अ कोलैबोरेटर रिक्वेस्ट। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका कोलैबोरेटर कोड होगा। जब आप ये कोड किसी को देंगे तो वो इस कोड को इस्तेमाल करते हुए आपको एक्सेस भेज सकेगा कोलैबोरेटर की। अगर आप हर एक कोलैब करना चाहें तो आप हर एक को भी कर सकते हैं। इसमें ज़ाहिर सी बात है आपने एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसको एक्सेस नहीं मिल सकता। वो असल में कोलैबोरेटर की रिक्वेस्ट कैसे भेज सकते हैं कि वो आपकी URL जो आपका ये मेन एडमिन URL है nayasiko.myshopify.com, इसको वो सिंपली रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये URL हर एक के लिए ईजिली अवेलेबल होता है तो एक पर्सन या कोई ऐप या सपोर्ट वाले उसको यूज़ करते हुए ईजिली आपको रिक्वेस्ट एक्सेस भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप कस्टम डोमेन ले लें तो फिर थोड़ा सा उनको मुश्किल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको अगर कोई लॉगिन सर्विस आपने गूगल ऐड अकाउंट से लॉगिन किया होगा तो वो भी आपको एक्सेस यहाँ पर मिल जाएगा, आप उसे एडिट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन ये 2 ऑप्शन अहम थे, स्टफ ऐड करना और कोलैबोरेटर एक्सेस, ठीक है। इन दोनों को आपने जो परमिशन देनी है वो काफ़ी सोच समझ के परमिशन उनको देनी है, जो भी जिस हद तक भी आप उनको परमिशन देना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि वो कंप्लीट ओनर उनको बना दें। इस लेसन में हम बात करेंगे शॉपिफाई चेकआउट एंड अकाउंट सेटिंग्स के बारे में। ये सेटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटिंग्स होती हैं। इनकी छोटी सी चेंजेस अगर आप करते हैं तो वो आपकी सेल को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। तो इसलिए इस सेटिंग्स को जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा डिटेल में, बड़े ही गौर से आपने देखना है। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है आपके स्टोर की सेल के ऊपर। तो शॉपिफाई की चेकआउट एंड अकाउंट सेटिंग के लिए आपने पहले सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद हम आ जाएंगे चेकआउट एंड अकाउंट्स के इस टैब के ऊपर। इसमें आने के बाद आपको कुछ सेटिंग नज़र आएंगी जिसमें सबसे पहला है चेकआउट का स्टाइल। ये हम अपने चेकआउट कस्टमाइज चेकआउट वाला जो लेसन था हमारा पहले उसमें देख चुके हैं। अगर हम इसमें क्लिक करूँगा तो मैं उसी सेम सेटिंग में आ जाऊँगा जो हम उस लेसन में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो लेसन नहीं देखा है तो फिर आप पहले हाउ टू कस्टमाइज चेकआउट पेज का जो लेसन है हमारा उसे विज़िट कर लें, उसे देख लें यानी कि अच्छे से। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा स्किप करके नीचे आ जाता हूँ और यहाँ से हम देखेंगे कस्टमर कॉन्टैक्ट मेथड। ये कस्टमर कॉन्टैक्ट मेथड क्या है, इसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि कस्टमर किस अंदाज में कौन सी कॉन्टैक्ट की जो डिटेल है प्राइमरी वो डालेगा हमारे स्टोर के ऊपर ऑर्डर करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो सिलेक्ट है वो है फ़ोन नंबर या ईमेल। दूसरा ऑप्शन है सिर्फ ईमेल का। तो फ़ोन नंबर और ईमेल, अगर आप मोबाइल नंबर या फिर ईमेल ये दोनों इजाज़त देते हैं कस्टमर को, तो कस्टमर जब चेकआउट कर रहा होगा तो या तो वो ईमेल डाल देगा या फिर वो फ़ोन नंबर डाल देगा और चेकआउट
कर लेगा। और अगर आप सिर्फ ईमेल देंगे तो फिर कस्टमर ईमेल ही डालेगा तो ही चेकआउट कर सकता है, फ़ोन नंबर डाल के चेकआउट नहीं कर सकेगा। तो इस ऑप्शन में अगर आप देखें तो आप कस्टमर को एक सहूलत दे रहे हैं कि या तो वो ईमेल डाल ले या फिर वो फ़ोन नंबर डाल ले, ठीक है। इसमें आप उसको वो ऑप्शन ख़त्म कर रहे हैं, तो इससे आपकी स्टोर की जो सेल है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर आप इसमें सिलेक्ट करते हैं तो इस सूरत में आपको नंबर भी मिल सकते हैं और ईमेल भी मिल सकते हैं। इस ऑप्शन की वजह से आपके ईमेल मार्केटिंग में फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप कस्टमर को सहूलत दें ताकि वो आसानी से चेकआउट कर सके। जितनी आसानी से वो चेकआउट करेगा उतनी ही सेल आपको ज़्यादा जनरेट होगी। तो ये ऑप्शन मैं समझता हूँ कि बेस्ट है। वरना आप दूसरा ईमेल, सिर्फ ईमेल वाला ऑप्शन भी रख सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके स्टोर के ऊपर कि वो किस टाइप का स्टोर है और आपके क्या गोल हैं, ठीक है। और अगर आप इसको सिलेक्ट रखते हैं तो कस्टमर को जो है ना रिसीव ऑर्डर का या शिपमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो ईमेल पे या फिर नंबर पे जाएगा। और अगर आप नंबर की एसएमएस अपडेट्स ऑन करना चाहते हैं तो फिर आपको कोई ना कोई एसएमएस ऐप जो है ना इंस्टॉल करनी होगी अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। उसका मुकम्मल सेटअप करना होगा तो ही वो ईमेल नंबर के ऊपर एसएमएस अपडेट भेजेगा ऑर्डर की, वरना वो ईमेल पे भेजेगा, ठीक है, जो हम नोटिफिकेशन सेटिंग में जाके सेट कर सकते हैं। लेकिन ये एक अलग टॉपिक है। तो इस ऑप्शन को आप रखें तो बेस्ट है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल रहा है सिलेक्ट हाउ कस्टमर्स कैन चूज़ टू गेट शिपिंग अपडेट, कि कस्टमर किस तरह से जो है ना अपडेट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। कि आप वहाँ पर एक लिंक दिखाते हैं, शो अ लिंक टू डाउनलोड द शॉप ऐप, कि वो ऐप डाउनलोड कर लें जिससे उन्हें अपडेट मिल सके, ठीक है। तो आप इसको ऑन रखना चाहें तो रख लें, वरना ऑफ़ कर दें तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं सिर्फ ईमेल देना चाहता हूँ, सिर्फ ईमेल की नोटिफिकेशन, तो डायरेक्ट उनके ईमेल पे नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा, क्योंकि जो इस तरह की ऐप्स होती हैं वो अक्सर मंथली चार्ज करती हैं। अगर आपका बजट ठीक है और आप मंथली पे करना चाहते हैं तो फिर आप सेटअप कर लें और इन सबको ऑन भी रख सकते हैं। फिर दूसरी सूरत में अब यहाँ पर जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है कस्टमर इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने कस्टमर से कौन सी इन्फॉर्मेशन लेनी है और कौन सी नहीं लेनी। तो सबसे पहला ऑप्शन फुल नेम। तो आपने यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट में सेलेक्ट किया हुआ है वो है ओनली रिक्वायर लास्ट नेम, कि कस्टमर का लास्ट नेम लाजमी तौर पर इंटर करवाना है, फर्स्ट नेम वो डाले या ना डाले। और दूसरा ऑप्शन है रिक्वायर्ड फर्स्ट एंड लास्ट नेम, कि पहले फर्स्ट नेम भी डालना ज़रूरी है और लास्ट नेम भी डालना भी ज़रूरी है। और ये आप लाजमी ज़रूरी ही रखें। इसकी वजह क्या है कि आपने ऑर्डर शिप करना है, ठीक है। तो बेस्ट है कि डिटेल आपके पास ओरिजिनल और करेक्ट हो ताकि ऑर्डर सही से शिप हो सके, उस कस्टमर तक डिलीवर हो सके। अगर यहाँ पर हल्की सी गलती वो कर जाता है या हम उसको रियायत देते हैं तो हमें भी नुकसान देगी कि हमें रिटर्न हो जाएगा ऑर्डर हमारा, और कस्टमर को भी नुकसान देगी कि उसको ऑर्डर उसको नहीं मिलेगा और जो उसका कस्टमर एक्सपीरियंस है वो ख़राब होगा। तो बेस्ट है कि आपने रिक्वायर्ड फर्स्ट एंड लास्ट नेम इन दोनों को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद ऑप्शन पूछ रहे कंपनी नेम, आपने कस्टमर से पूछना है या नहीं पूछना। अब ये डिपेंड करेगा आपके स्टोर के ऊपर कि अगर आप कोई ऐसा बिजनेस है आपका जिसमें आप कंपनी नाम लाजमी पूछना चाहते हैं, कंपनी का नेम, तो आप फिर आप इसको रिक्वायर्ड रख लें, ऑप्शन रख लें। वरना ज़ाहिर सी बात है हमें ऑर्डर देना है तो हमें ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी है उसकी या नहीं है, उसका क्या नाम है, हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। तो डोंट इंक्लूड ही रखें तो बेस्ट है। अगर आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक बिजनेस है जिसमें जानना ज़रूरी है तो फिर आप ऑप्शनल या रिक्वायर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस लाइन 2 का ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है कि एक एड्रेस लाइन 1 बाय डिफ़ॉल्ट आ गई उनकी, ठीक है। अब आपसे पूछता है कि एड्रेस लाइन 2 भी रखनी है या नहीं रखनी, जैसे अपार्टमेंट या यूनिट, इस तरह की कोई चीज़ें। तो ऑप्शनल इसने दी हुई है, आप भी ऑप्शन दे दें कि कस्टमर देना चाहे उसकी कोई डिटेल है ऐसी तो दे दे, वरना ना दे। वरना अगर आप डोंट इंक्लूड भी करें तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि एड्रेस लाइन 1 में भी काफ़ी सारी डिटेल इंसान डाल सकता है। लेकिन मैं इसको ऑप्शनल ही रहने देता हूँ। उसके बाद शिपिंग एड्रेस या फ़ोन नंबर का ऑप्शन आपको दे रहा है कि आपने शिपिंग एड्रेस के अंदर फ़ोन नंबर लेना है या नहीं लेना। ऊपर आप जो है ना एड्रेस लाइन 1 के अंदर फ़ोन नंबर हो सकता है आपने ले लिया हो, ठीक है। तो अब बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो डोंट इंक्लूड बेस्ट है, वरना आप ऑप्शनल रख लें। अगर आपको लगता है कि उस चेकआउट में फ़ोन नंबर नहीं लिया गया तो शिपिंग एड्रेस के दौरान आप ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको डोंट इंक्लूड ही रहने देता हूँ। उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है टिपिंग का। ये टिपिंग का ऑप्शन क्या है कि ये चेकआउट के दौरान कस्टमर को जो है ना ऑप्शन देगा कि आपको अगर हमारा प्रोडक्ट या हमारी जो सर्विस है वो अच्छी लगी है तो अगर आप टिप देना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप दे सकते हैं। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ
तो ये चेकआउट के अंदर हमसे पूछेगा, यानी कि कस्टमर को बताएगा कि अगर वो टिप देना चाहता है तो कुछ परसेंटेज के अंदर, जैसे जो ऑर्डर है उसकी 10% टिप दे दे, 15% दे दे या 20% टिप दे दे। 3 प्रीसेट बनाए हुए हैं, तो वो टिप देना चाहे तो आपको दे दे। इससे ये होगा कि आपको जो मुफ्त के समझो ये पैसे मिलेंगे और आपकी जो सेल है ज़ाहिर सी बात है वो बढ़ जाएगी। लेकिन अक्सर इस चीज़ को ऑन नहीं रखा जाता क्योंकि ये ठीक नहीं समझी जाती। लेकिन अगर आपका बिज़नेस ऐसा है जैसे लोकल बिज़नेस है और आप इस तरह की चीज़ें देना चाहते हैं जो आपके कस्टमर को सहूलत दे कि वो आपको टिप दे सके, अगर उनको आपकी सर्विस पसंद आई है तो आप इसको भी ऑन रख सकते हैं। तो फिर कस्टमर को शो होगा टिप देने का ऑप्शन 10%, 20% जो भी आप यहाँ पर रखेंगे। अगर आप हाई टिपिंग ऑप्शंस अनटिल कस्टमर चूज टू ऐड अ टिप, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो फिर कस्टमर को तक ये हाइड रहेगा जब तक वो खुद क्लिक ना कर दे, ये ऑप्शन उसको नज़र नहीं आएंगे। मैं इसकी मिसाल दिखाता हूँ आपको कि मैं इनको सेव करता हूँ, उसके बाद मैं चेकआउट के पेज पे आता हूँ। यहाँ से मैं सेटिंग भी वापस से ओपन रखता हूँ मैं, और चेकआउट पेज पे मैं यहाँ पर से कोई ऑर्डर डाल के आ जाता हूँ। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पर कार्ट पेज पे आया, कार्ट पेज के बाद मैं चेकआउट पे गया। अब आप यहाँ देखिए क्योंकि हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है ईमेल या फ़ोन, तो ठीक है, तो यहाँ हमें दोनों ऑप्शन दिखा रहा है कि या तो ईमेल डाल दें या फिर आप फ़ोन डाल दें। ये देखें इसकी वजह से, ठीक है, फ़ोन या ईमेल। तो मैंने यहाँ पर एक फेक डिटेल्स डाल दी, उसके बाद मैं कंटिन्यू शिपिंग करता हूँ। तो ये सेम कस्टमर को भी इसी तरह से प्रोसेस नज़र आएगा सारा। ठीक है, तो वो जब चेकआउट के आखिरी स्टेज पे पहुँच जाएगा तो अब देखिए यहाँ पर उसको हमें टिप देने का ऑप्शन नज़र आ रहा है। 10%, 15%, 20% या फिर कोई कस्टम टिप भी वो दे सकता है। तो जो भी वो कस्टम, मिसाल वो 10% अगर वो सिलेक्ट करता है तो यहाँ 10% टिप ऐड हो जाएगी। ठीक है, और आपके मुफ्त में समझ लो ये पैसे आपको मिलेंगे। मिसाल के तौर पर इसी को मैं अगर हाइड कर देता हूँ कि कस्टमर को उस वक्त तक ना दिखे जब तक कि वो खुद ऐड टिप के बटन पे क्लिक ना कर दे, तो फिर उस सूरत में यहाँ पर ऐड टिप उसको नज़र नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर ये हमारा ये चेकआउट का ऑप्शन आ गया, कंटिन्यू पेमेंट किया कस्टमर ने, और उसको ये जो है ना हाइड रहेगी इस अंदाज में। ठीक है, क्योंकि मैंने टिप ऐड कर दी थी इसलिए मुझे शो हो रही थी, शो यूर सपोर्ट टू फॉर द team@nayasiko.com। तो ऐड टिप का यहाँ ऑप्शन है, जैसे वो क्लिक करेगा फिर उसको ये तीनों ऑप्शन नज़र आएंगे। तो अगर आप इस तरह के कुछ सेटअप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अपने स्टोर पे, लेकिन ये डिपेंड करेगा टोटली आपके बिज़नेस के ऊपर, स्टोर के ऊपर, वो किस टाइप का बिज़नेस है और उसमें टिप डालना ज़रूरी है या नहीं, वो आप खुद अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। और अगर आप दाल भी दें तो ज़ाहिर सी बात है कस्टमर को हम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, वो डालना चाहे देना चाहे टिप दो दे दे, अगर ना देना चाहे तो ना दे। ठीक है, वो उसकी अपनी मर्ज़ी पर है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है ऑर्डर प्रोसेसिंग का ऑप्शन। अब ऑर्डर प्रोसेसिंग में क्या होता है कि यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन हमें दे रहा है कि हम चेकआउट के अंदर उसको संभाल सकें। मिसाल के तौर पर एक पर्सन ने शिपिंग एड्रेस डाला है और बिलिंग एड्रेस डाला, ठीक है, तो हमने क्या किया कि शिपिंग एड्रेस ही हमारा बिलिंग एड्रेस होगा बाय डिफ़ॉल्ट। अगर वो चेंज करने का यानी कि किसी का बिलिंग एड्रेस डिफरेंट है और शिपिंग एड्रेस डिफरेंट है तो फिर वो चेंज कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक पर्सन बाय कर रहा है किसी दूसरे पर्सन के लिए, तो हो सकता है उसका बिलिंग एड्रेस डिफरेंट हो और शिपिंग एड्रेस डिफरेंट हो, तो वो खुद उसको अपडेट कर सकता है। वरना हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट दोनों को शिपिंग एड्रेस जो है उसी को हम बिलिंग एड्रेस भी मानते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये कस्टमर के लिए आसानी होती है और ऑलमोस्ट दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं, तो ये कस्टमर को आसानी मिल जाती है कि वो एक ही एड्रेस, एक बार एड्रेस डाल के दोनों उसमें यूज़ कर लेता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक पर्सन है, देख रहे हैं ये शिप टू का एड्रेस है, तो उसके आगे जाके जो बैक पे मैं जाऊंगा तो आपको नजर आएगा कि हम बिलिंग एड्रेस नहीं डालेंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसी में सिलेक्ट हो गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमें दे रहा है यूज़ एड्रेस ऑटो कंप्लीशन, कि हम सजेशन देगा शॉपिफाई एड्रेस को ऑटो कंप्लीट करने में, जैसे कोई पर्सन टाइप कर रहा होगा। उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है, इन दोनों को ही मैं चेक रहने दूंगा। उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है आफ्टर एन ऑर्डर हैज़ बीन पेड। अगर एक पर्सन ने आपको ऑर्डर पे कर दिया है तो उसका स्टेटस क्या होना चाहिए। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा कि आपका पेमेंट मेथड क्या है। मिसाल के तौर पर किसी का कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट मेथड है तो उसको ज़ाहिर सी बात है ऑटोमेटिक हम फिल जो है ना कंप्लीट नहीं कर सकते, हम पहले पेमेंट कैप्चर करेंगे उसके बाद कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर एक ऑप्शन सेलेक्ट हुआ ऑटोमेटिकली फुलफिल ओनली द गिफ्ट कार्ड्स ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, अगर किसी पर्सन के पास गिफ्ट कार्ड है हमारा, तो वो अगर गिफ्ट कार्ड के जरिए पे करते हैं तो उसे फिर ऑटोमेटिक आप जो है ना कंप्लीट कर दे। बाकी जितने भी ऑर्डर हैं उन सबको पहले एक पर्सन देखेगा कि कंप्लीट पेमेंट रिसीव हो गई है या नहीं हुई, उसके बाद वो उसे कंप्लीट करेगा। तो ये ऑप्शन बेस्ट है, इससे आप जो है ना किसी किस्म के फ्रॉड से
बच जाएंगे। ठीक है, किसी किस्म की भी स्कैम से आप बच जाएंगे। इसके अलावा ये पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिकली फुलफिल द ऑर्डर्स लाइन आइटम। जो भी फुलफिल ऑर्डर है उनको ऑटोमेटिक फिल कर दो जब कोई पर्सन चेकआउट करके जाता है तो। और दूसरा ऑप्शन डोंट फुलफिल एनी ऑफ द ऑर्डर्स लाइन आइटम्स ऑटोमेटिकली। किसी किस्म के भी ऑर्डर को जो है ना ऑटोमेटिकली फुलफिल ना करो, यहाँ तक कि गिफ्ट कार्ड को भी नहीं। ठीक है, लेकिन गिफ्ट कार्ड ऐसे होते हैं जो कि ऑलरेडी परचेज किए हुए होते हैं और एक कस्टमर के पास कोड होता है $10 का, $20 का, जितने भी गिफ्ट कार्ड है। तो ज़ाहिर सी बात उसने हमें पहले ही पे किया हुआ है और कार्ड लिया हुआ है, तो इसका मतलब हमें पहले ही पेमेंट रिसीव हो चुकी है। ठीक है, तो अब वो पर्सन कार्ड यूज़ करना चाह रहा है, गिफ्ट कार्ड, तो यूज़ करें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है आफ्टर एन ऑर्डर हैज़ बीन फुलफिल्ड एंड पेड या व्हेन ऑल आइटम्स हैव बीन रिफंडेड। कि अगर एक कोई ऑर्डर फुलफिल हो चुका है या पेड हो चुका है, या फिर कोई ऑप्शन ऐसा है कि हमने रिफ़ंड कर दिया है सारे आइटम्स को, तो फिर यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि ऑटोमेटिकली जो ऑर्डर है वो आर्काइव में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि एक किस्म का ट्रैश में चला जाएगा। जब फुलफिल हो गया तो उसको ज़्यादा देर संभाल के अपनी एक्टिव स्टेटस में संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑटोमेटिक जो है ना ऑर्डर विल बी रिमूव फ्रॉम योर लिस्ट ऑफ ओपन ऑर्डर में से निकल के वो आर्काइव में चला जाएगा। तो ये ऑप्शन ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है मार्केटिंग ऑप्शन। इस मार्केटिंग ऑप्शन में ये हमें जो है ना अलाउ करता है कि हम जो ईमेल है उसे ऑटोमेटिकली अपनी साइन अप मार्केटिंग लिस्ट में ऐड कर दें। ठीक है, या फिर कस्टमर को हम जो है ना ऑप्शन दें कि वो खुद सिलेक्ट कर ले कि ठीक है जी हमें अपनी मार्केटिंग लिस्ट में ऐड कर लें। मिसाल के तौर पर मैं बैक पे जाता हूँ, मैं कार्ड पेज पे आ जाता हूँ वापस से। अब इस कार्ड पेज पे मैं आया, चेकआउट किया कस्टमर ने, अब वो डिटेल जब डाल रहा होगा, अब देखें ये सारी डिटेल ऑटो फिल कर देता है। बैक टू इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ देखें, यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है ईमेल मी विद न्यूज़ एंड ऑफर। ये हमारा साइन अप का एक ऑप्शन है जो कि हम उससे मांग रहे हैं। अगर कोई पर्सन इसे चेक कर देगा तो हमारी ये ईमेल, उसकी जो ईमेल होगी वो हमारे मार्केटिंग में सेव हो जाएगी, ईमेल मार्केटिंग में सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने ईमेल को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर हम SMS को करते हैं तो फिर हम उसका फ़ोन नंबर भी कलेक्ट करेंगे, लेकिन वो एक अलग लीगल चीज़ है। तो ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ये अनचेक है। ठीक है, कोई भी पर्सन चेक करेगा तो ही हमें नजर आएगा। इसके अंदर एक और ऑप्शन नजर आ रहा है प्री सिलेक्टेड। अगर हम इसको सिलेक्ट कर दें तो इससे क्या होगा कि ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होगी। अगर कोई कस्टमर नहीं चाहता रिसीव करना ईमेल तो वो इसको अनचेक कर दे। इससे क्या होगा कि मोस्टली कस्टमर इसको ऐसे इग्नोर करके आगे चले जाएंगे और आपके पास जो उसका ईमेल है वो आपकी मार्केटिंग लिस्ट में शामिल हो जाएगा, तो आपको फ़ायदा देगा ईमेल मार्केटिंग के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि आप इस प्री सिलेक्टेड के ऑप्शन को लाजमी सिलेक्ट रखें। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाए। अब ये है अबेंडन चेकआउट ईमेल्स, यानी कि कोई पर्सन यहाँ तक आया, उसने ईमेल डाली, आगे प्रोसेस में गया, उसे किसी वजह से उसने बाय नहीं किया, तो ये ईमेल आपके पास रिसीव हो चुकी, तो वो अबेंडन चेकआउट पे एक मुकम्मल मार्केटिंग का तरीक़ाकार होता है। उसके ज़रिए हम अपने जो ईमेल हमें रिसीव होता है उसको हम कुछ मार्केटिंग मैसेज के ज़रिए उस जो हमारा ऑर्डर लॉस्ट हो चुका है, ऑर्डर नहीं मिला हमें, उसको हम रिकवर करने की कोशिश करते हैं। ये एक अलग ही मार्केटिंग ऑटोमेशन का सेटअप है जो हम इस लेसन में नहीं करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है हमारे ऑर्डर स्टेटस पेज, जो थैंक यू पेज है किस्म का, जो ऑर्डर का स्टेटस पेज है आखिरी, उसमें अगर हम किसी किस्म की स्क्रिप्ट डालना चाहें तो हम डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर जो है ना आप पिक्सल वगैरह के कोड भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ इस एहतियात के तौर पर कि आपको जो परचेज़ है वो सही से रिकॉर्ड हो जाए आपकी, तो आप यहाँ पर एडिशनल स्क्रिप्ट HTML या कोडिंग वगैरह यहाँ पर डाल सकते हैं जो आप चेकआउट पेज में करना चाहते हो आखिरी में स्टेटस पेज में। उसके बाद आप अपने चेकआउट पेज की जो लैंग्वेज है उसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप मैनेज चेकआउट लैंग्वेज पे क्लिक करके अपने मुताबिक जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है इस सेटिंग के अंदर आखिरी कस्टमर अकाउंट्स का। कस्टमर जो अकाउंट्स बना रहा है, ठीक है, उसको किस टाइप का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो हमें ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो है कस्टमर अकाउंट्स आर हिडन। कस्टमर का जो अकाउंट्स है वो हिडन है, यहाँ पर किसी किस्म का भी हमारे वेबसाइट के ऊपर लॉगिन का ऑप्शन नज़र नहीं आता कि कस्टमर अपने अकाउंट को लॉगिन कर सके। अकाउंट तो क्रिएट हो रहा है लेकिन वो लॉगिन नहीं कर सकता बेचारा, हिडन फॉर्म में है। तो मैंने इसको एडिट किया। अब यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ अगर मैं कुछ चीज़ें चेंज करना चाहूँ, शो लॉगिन लिंक इन द हेडर ऑफ ऑनलाइन स्टोर एंड एट चेकआउट। अगर मैं डालना चाहूँ तो फिर हमारे कस्टमर का जो यानी कि जो हमारा लॉगिन का सिस्टम है वो हमारे हेडर में शो होगा हमारे स्टोर के। ठीक है, मैं इसको डाल देता हूँ। अगर डालना चाहें तो बेस्ट है, इससे ये होगा कि आपकी जो कस्टमर बेस है वो बनेगी, जो लोग लॉगिन हो जाएंगे वो हो सकता है बार बार आके परचेज़ करें तो उनको आसानी होगी बार बार उन्हें डिटेल्स डालनी
नहीं पड़ेंगी, उनका अकाउंट पहले से क्रिएट होगा। ठीक है, उसके बाद रिक्वायर कस्टमर्स लॉग इन बिफोर चेकआउट, अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो कस्टमर लाजमी तौर पर चेकआउट से पहले लॉग इन करेगा। लेकिन इस ऑप्शन की वजह से आपकी जो सेल है वो डिक्रीज़ हो सकती है, क्योंकि कस्टमर अक्सर जो है ना अकाउंट क्रिएट करना नहीं चाहता, एज अ गेस्ट ही वो परचेज़ करना चाहता है। तो आप इसको अनचेक करके ताकि कस्टमर एज अ गेस्ट कम से कम परचेज़ कर ले, और जो कस्टमर अकाउंट बनाना चाहे वो बना ले। ठीक है, इससे कम से कम आपकी जो कॉस्ट वो है, यानी कि आपकी जो परचेज़ है वो डिक्रीज़ नहीं होगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं होगा तो आपको जो यूज़र हैं, लॉगिन रजिस्टर्ड यूज़र हैं, वो भी कम मिलेंगे। तो आप दोनों में से जो ऑप्शन आप सिलेक्ट करना चाहें अपनी मर्ज़ी से ऑन या ऑफ इसे रख सकते हैं। जब आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो अब आपको ऑप्शन नजर आएगा चूज़ विच वेरिएंट ऑफ कस्टमर अकाउंट्स टू यूज़, क्लासिक कस्टमर अकाउंट्स या फिर न्यू कस्टमर अकाउंट्स। कस्टमर्स विल लॉग इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, एक कस्टमर जो है अपने ईमेल या पासवर्ड के जरिए अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकता है, या फिर वन टाइम कोड उसके ईमेल पे हर वक्त सेंड होगा जो वो सिलेक्ट कर ले। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, बेस्ट है कि ये ऑप्शन आप रखें कि कस्टमर खुद अपना ईमेल और पासवर्ड खुद क्रिएट कर ले, नेक्स्ट टाइम वो आके लॉगिन कर ले। उसके बाद ये जो है ये आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि ये शॉपिफाई का बाय डिफ़ॉल्ट यूआरएल है कि आपने का जो न्यू कस्टमर का जो अकाउंट्स है वो इस यूआरएल पे बन जाएगा ऑटोमेटिक, और आपका जो क्लासिक कस्टमर अकाउंट्स है वो आपके इस यूआरएल पे बनेगा। इस अंदाज में वो लॉगिन वगैरह कर पाएगा अकाउंट/लॉगिन। ठीक है, तो ये हमारा चेकआउट और अकाउंट्स की सारी सेटिंग कंप्लीट हो गई। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, जो भी हमने अब तक चेंजेस की होंगी वो सेव हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर लॉगिन का कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अब मैं इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश किया है, लेकिन यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ। ज़ाहिर सी बात है, हमें अपना हेडर को अपडेट करना होगा, फिर ही हमें लॉगिन का ऑप्शन नज़र आएगा, लेकिन वो एक अलग लेसन है। तो हम इस ऑप्शन को डाल सकते हैं, इस यूआरएल को डाल सकते हैं अपने हेडर में एज अ मेन्यू बना के, या फिर यहाँ पर, तो वो किसी नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे। तो इस लेसन में हमने बात की अपने शॉपिफाई के अंदर चेकआउट एंड अकाउंट्स को। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैं आपको बता के आया हूँ। उम्मीद है कि वो उस पॉइंट्स को आप या तो लिख लें या फिर जहन में रखें अच्छे से। अगर उन पॉइंट्स को अपने गलत अंदाज में यूज़ किया तो आपकी सेल बहुत ही बुरे अंदाज में इफ़ेक्ट होगी, और आप सोचेंगे कि मार्केटिंग गलत कर रहे हैं आप, जबकि असल में ये सेटिंग ख़राब हो सकती है आपकी। इस लेसन में हम बात करेंगे शॉपिफाई के ऊपर टैक्स एंड ड्यूटीज़ की, कि हम टैक्स एंड ड्यूटीज़ किस तरह से सेटअप कर सकते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर में। यानी कि हर प्रोडक्ट अगर कोई कस्टमर बाय करेगा तो हम उस पर सेल्स टैक्स किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं कस्टमर से। ठीक है, ताकि ज़ाहिर सी बात है अगर आप सेल्स टैक्स आपको अपनी कंट्री में भरना होता है, पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो, हर एक का सेल्स टैक्स लाजमी होता है। तो वो सेल्स टैक्स आपने भरना है, तो अब आप कस्टमर से उसको सेल्स टैक्स का जो है ना चार्ज करना चाहते हैं, तो उस सेटअप जो हम करते हैं वो हम इस लेसन में देखेंगे। तो उसके लिए आपने सेटिंग में जाना है और आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ का, इस पर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है मैनेज सेल्स टैक्स कलेक्शन। ठीक है, क्योंकि हमारे जो स्टोर की लोकेशन है वो पाकिस्तान है, तो इसमें पाकिस्तान का आपको शो हो रहा है। आपकी जो भी स्टोर की लोकेशन होगी, यूनाइटेड स्टेट या कुछ भी, तो आपको वो भी शो हो सकता है। और ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अलावा यूनाइटेड स्टेट और दूसरी, उनके लिए आपको ऐप्स भी मिल जाएंगे जो ऑटोमेटिक आपके लिए टैक्स को जो है ना सिलेक्ट कर सकती है मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट की हर स्टेट का अलग टैक्स का रेट है। ठीक है, तो वो आपको हेल्प कर सकती है। लेकिन पाकिस्तान या आप अपनी मैनुअली कोई डालना चाहते हैं तो वो किस तरह से डाल सकते हैं, उसके लिए अभी ये हमारे पास पाकिस्तान मौजूद है। इसमें हम जो टैक्स कलेक्ट करना चाहते हैं वो हम सेट कर सकते हैं, और पाकिस्तान के अलावा जितने भी कंट्रीज़ हैं उनका हम कोई टैक्स सेटअप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो इसका जो टैक्स के तरीक़ेकार है, जितना भी हम चार्ज कर रहे हैं इस वक्त, वो हमें नज़र आएगा। मिसाल के तौर पर ये देखें, पाकिस्तान को हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ देखिए ये 16% हर सेल के ऊपर 16% टैक्स ले रहा है कस्टमर से। ठीक है, जो कि वो चेकआउट के दौरान पे करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अभी देखें मैंने लिखा और ये हमारा स्टोर है। ठीक है, अब एक पर्सन जब कार्ट में अपने प्रोडक्ट को डालता है और वो चेकआउट में जाता है, तो उसको देखें चेकआउट के दौरान उसको नज़र आता है कि वो एक टैक्स जो है ना पे कर रहा है कस्टमर। तो यानी कि ये सेम ऐसे कस्टमर को भी नज़र आता है कि वो टैक्स सेल्स टैक्स जो है ना हमें 16% ऑर्डर के ऊपर भर रहा है। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये देखिए जब हम ये डिटेल डाल देंगे तो अब यहाँ देखें शिपिंग रेट हमारा फ्री है, लेकिन एस्टिमेटेड टैक्स जो है वो 56 रुपये
टैक्स ले रहा है इस 350%, ठीक है। तो तकरीबन 16% वो टैक्स हमसे चार्ज कर रहा है बेस्ड ऑन पाकिस्तानी लोकेशन। पाकिस्तान की लोकेशन को अगर वो चेंज करता है पाकिस्तान के अलावा किसी जगह पे की, तो उसको टैक्स का सामना करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पाकिस्तान के बजाय वैसे सिर्फ पाकिस्तान ही मैंने अलाउ की हुई मार्केट, इसलिए पाकिस्तान के अलावा मैं अभी कोई सिलेक्ट नहीं कर पा रहा, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है हमारा, कोई भी टैक्स नहीं है उसमें। तो फिर अगर कोई और कंट्री मैं अलाउ करता हूँ यहाँ पर, तो सबको ये नज़र आएगा। ये स्टोर जो है लोकल पाकिस्तानी के लिए बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब आपको पता चलेगा कि सेल्स टैक्स किस हिसाब से यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ये 16% है। तो अगर हम इसको, जो भी टैक्स है पाकिस्तान के अंदर, आपको पता होगा सेल्स टैक्स जितना भी है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं और वो सेल्स टैक्स कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक पॉइंट है कि अब जब कस्टमर से आप सेल्स टैक्स ले रहे होते हैं ना, तो कस्टमर आपकी जो परचेज़ है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये कस्टमर इस चीज़ को सही नहीं समझता कि आप उससे सेल्स टैक्स लें। तो ये पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड यही चीज़ होती है। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप सेल्स टैक्स कस्टमर से लें, या फिर आप ये सेल्स टैक्स को जहन में रखते हुए अपने प्रोडक्ट की प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा दें, ताकि आप खुद ही सेल्स टैक्स को एडजस्ट कर सकें अपने प्राइस के अंदर। अब वो सेल्स टैक्स इसमें अगर शामिल होता है 56 रुपये, यानी कि 400 रुपये की घड़ी बन जाती, तो कस्टमर खुश होकर भर के चला जाता। लेकिन ये 56 रुपये उसको काफ़ी मुश्किल होएंगे और वो परचेज़ नहीं करेगा, या आपकी परचेज़ की जो रेशियो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, सेल डिक्रीज़ हो जाएगी आपकी। तो बेस्ट है कि आप यहाँ पर सेल्स टैक्स कलेक्ट ना करें, तो बेस्ट है आप अपने खुद प्रोडक्ट के अंदर ही इसको ऐड कर दें, ठीक है। मैं रीसेट करता हूँ, देखते हैं कि ये रीसेट, ये 16% बाई डिफ़ॉल्ट आ रहा है, तो मैं इसको 0 कर देता हूँ कि पाकिस्तान से भी मुझे कोई सेल्स टैक्स नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद नीचे आ रहा है कि यहाँ पर आप ओवर राइड कर सकते हैं मुख्तलिफ स्टेट्स को। जैसे अगर पाकिस्तान के अंदर आप पंजाब को या किसी जगह को आप डालना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ये तो कलेक्शन है हमारी। अब कलेक्शन यानी कि हमारी जो कैटेगरीज़ हैं, अब मैंने क्या कहा कि इस कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो भी लोकेशन होगी, यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान है, इसके अलावा लोकेशन भी हो सकती हैं, जो कि हम मार्केट्स के सेक्शन में लेसन में जाके सीखेंगे। तो जितनी भी मार्केट्स आपकी ऑन होंगी वो सारी आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। तो मैंने क्या किया कि प्रोडक्ट्स के ऊपर इस कलेक्शन में 20% तूने टैक्स चार्ज करना है। हो सकता है कोई कैटेगरी प्रोडक्ट की ऐसी हो जिसमें आप ज़्यादा टैक्स लेना चाहें, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज भी कर सकते हैं, इसके अलावा शिपिंग सिस्टम के तौर पे भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर शिपिंग रेट के ऊपर इतने % टैक्स आपने लगाना है। तो इसमें क्या होगा, ये जो पहला बाय डिफ़ॉल्ट टैक्स होगा उसको ओवर राइड करके उस स्पेसिफिक लोकेशन में, सॉरी उस स्पेसिफिक कलेक्शन में, या उस स्पेसिफिक जो है ना शिपिंग के अंदर ये टैक्स एक्स्ट्रा चार्ज कर देगा, ओवर राइड कर देगा इसको काट के, छोड़ के, ठीक है। तो अगर आप इस तरह करना चाहें तो कर लें, लेकिन जितना टैक्स आप डालेंगे उतनी आपकी सेल कम होगी। तो मैं पाकिस्तान से टैक्स को हटा दिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे मैं आता हूँ। पाकिस्तान के अलावा कोई करता है तो मैंने कहा जी 5% टैक्स लगा देता हूँ। तो ये सेम चीज़ है, अगर आप टैक्स लगाना चाहेंगे तो आप यहाँ पर टैक्स डालें, सेव कर दें। पाकिस्तान में तो 16% चार्ज कर रहा है, पाकिस्तान के अलावा किसी कंट्री में तो 5% टैक्स चार्ज करेगा। ये सब कुछ मैटर करता है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट ऑप्शन मैं समझूंगा कि आप अपने प्रोडक्ट में ही प्राइस को एडजस्ट कर लें, तो कस्टमर भी खुश हो जाएगा और आपको भी टैक्स मिल जाएगा, जो कि आप सेल्स टैक्स की सूरत में दे सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे है तो यहाँ देखिए ड्यूटीज़ एंड इम्पोर्ट टैक्सेस। अगर आप इंटरनेशनल कस्टमर्स को से जो है ना फीस वगैरह चार्ज वगैरह करना चाहते हैं, तो आप कुछ जो है ना हेल्प ले सकते हैं किसी किस्म की ऐप्स की या फिर शॉपिफाई की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है अपग्रेड टू एडवांस शॉपिफाई, यानी कि जो हमारा प्लान है वो बेसिक है। अगर हम एडवांस शॉपिफाई में आते हैं तो हम कलेक्ट ड्यूटीज़ एंड इम्पोर्ट, यानी कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती है उसके ऊपर जो ड्यूटीज़ होती है उनको हम चेक कंट्रीज़ वाइज या रीजन वाइज जो है ना कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये पहले अपनी ऑप्शन को यानी कि अपग्रेड करना होगा प्लान को, फिर हम इस सेटिंग को देख पाएंगे। लेकिन ये इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखती इसके अंदर। इसको हम अपने नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। यहाँ पर आप ये देख लें कि आपकी जितनी भी मार्केट्स होंगी, ये सारी मार्केट्स आपकी यहाँ पर नज़र आएंगी, जितनी भी मार्केट्स होंगी। इस वक्त हमारी सिर्फ एक लोकेशन पाकिस्तान सेलेक्ट है। आप वर्ल्ड वाइड करना चाहते हैं तो आप सारी मार्केट्स को एक्टिव करेंगे, जो हम अपने आने वाले लेसन में देखेंगे।
इस लेसन में हम बात करेंगे कि शॉपिफाई के ऊपर टैक्स किस तरह से चार्ज होता है, इनके हाउ टैक्स इज चार्ज इन शॉपिफाई। मिसाल के तौर पर जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसकी बात यह है कि हमने कस्टमर से टैक्स चार्ज करना है, ठीक है। अब किस अंदाज में करना है ये हम कुछ पिछले लेसन में मैं बात कर चुका हूँ। या तो आप कस्टमर से डायरेक्टली सामने शो करवाएं और चार्ज कर लें, या फिर आप अपने प्रोडक्ट में इंक्लूड कर दें। लेकिन अब आप ये किस अंदाज में कर सकते हैं कि कस्टमर को तो चेकआउट में आपका सेल्स टैक्स नज़र आ रहा है, तो हमने क्या करना है, सेटिंग में जाएंगे हम और आपको ऑप्शन नज़र आएगा टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ का। ये आपका थोड़ा सा नीचे जाएंगे और यहाँ पर आपको सारा डिसाइड हाउ टैक्स इज चार्ज। अभी कस्टमर को हमारे चेकआउट पेज पर टैक्स नज़र आ रहा है जो कि हम अपने पिछले लेसन में देख चुके हैं। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। पहला, इंक्लूड टैक्स इन प्राइसेस। अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो जो शॉपिफाई है वो ये चीज़ समझेगा कि आपका जो प्रोडक्ट प्राइस है उसी में टैक्स इंक्लूडेड है, ठीक है। आपके जो प्रोडक्ट की प्राइसेस पे टैक्स है वो आपके प्रोडक्ट के अंदर शामिल हो जाएगा, और जो आपकी शिपिंग में अगर आपने कोई टैक्स लगाया हुआ शिपिंग रेट्स पे तो वो आपकी शिपिंग प्राइस में ऑटोमेटिकली नज़र आएगा। यानी कि नज़र नहीं आएगा, वो मानेगा कि वो उसमें ऑलरेडी आप जमा कर चुके हैं, ठीक है। तो जो भी आपके प्रोडक्ट की प्राइस है आपने खुद उसको टैक्स को मिला के आपने अपडेट कर देना है, ठीक है। अब जो भी प्रोडक्ट आपकी प्राइस है अब शॉपिफाई कस्टमर से चार्ज नहीं करेगा टैक्स एक्स्ट्रा, ठीक है। उसको अब इस तरह से नज़र आएगा, टैक्स नज़र अब कुछ नहीं आएगा। जो भी आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है उसी में वो शामिल रखेगा कि टैक्स इसमें ऑलरेडी लिया जा चुका है, अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। दूसरा ऑप्शन है ये आपका कि अगर आप जो है ना इंक्लूड या एक्सक्लूड करना चाहें अपनी टैक्स को बेस्ड ऑन कस्टमर की जो भी कंट्री है। अभी आप सिर्फ ये पाकिस्तानी लोकल स्टोर है तो हमने एक ही मार्केट ऑन रखी हुई है पाकिस्तान, जो हम अपने नेक्स्ट लेसन में देखेंगे कि हम किस तरह से मार्केट्स को ऑन रख सकते हैं। तो अगर आप मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में आप टैक्स नहीं लेना चाह रहे लेकिन आप किसी और कंट्री में टैक्स कस्टमर से लेना चाह रहे हैं, तो फिर उस सूरत में आपने जो है ना इसे एक्टिव रखना है, ठीक है। इसको आप एक्टिव करके उसका एक कंट्री को किसी को एक्सक्लूड कर दें, अपने टैक्स से निकाल दें, और किसी को आप इंक्लूड कर दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर होगा। फिर इंक्लूड एक्सक्लूड करना वो काफ़ी आसान सा होगा आपके लिए, लेकिन आपको मार्केट्स ऐड करनी होगी जो हम अपने आने वाले लेसन में ऐड करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है, मैं इसको भी अनचेक करता हूँ कि चार्ज टैक्स ऑन शिपिंग रेट्स। जो कस्टमर है उसको शिपिंग रेट्स के अंदर जो है ना चार्ज टैक्स को जो है ना चार्ज करना है। मिसाल के तौर पर इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए इंक्लूड शिपिंग रेट्स इन द टैक्स कैलकुलेशन, दिस इज़ ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड फॉर कैनेडा, और इन कंट्रीज़ के लिए वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा। इसके अलावा कंट्रीज़ के लिए वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं करेगा। लेकिन इसमें होगा ये कि आपका जो टैक्स रेट है वो शिपिंग रेट्स के साथ जो है ना चार्ज होगा। उसके बाद एक और ऑप्शन है, इसको मैं अनचेक करता हूँ, और चार्ज VAT। तो ये भी एक किस्म की जो है ना VAT जो होती है ना, अब पाकिस्तान में मुख्तलिफ चीज़ें कहते हैं, पाकिस्तान से बाहर से VAT भी जो है ना टैक्स को ही कहते हैं। लेकिन अगर आप डिजिटल गुड्स में, यानी कि एक होती है ना शिपिंग कर रहे हैं आप, ठीक है, एक फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स यानी डाउनलोडेबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई ई बुक्स हो सकती है या कुछ और हो सकता है, वीडियो हो सकती है, कोई सॉन्ग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। तो डिजिटल गुड्स पर अगर आप टैक्स लेना चाहें तो फिर आपने इसे सिलेक्ट करना है, और फिर आप जो है ना डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी टैक्स वसूल कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं इसको अनचेक करता हूँ। दिस विल क्रिएट अ कलेक्शन दैट यू कैन ऐड डिजिटल प्रोडक्ट्स टू VAT विल बी अप्लाइड टू द प्रोडक्ट्स इन द कलेक्शन एट चेकआउट फॉर यूरोपियन कस्टमर्स। ये कस्टमर जो यूरोपियन के खास तौर पर हैं उनके जो है ना VAT डिजिटल प्रोडक्ट्स पे भी जो है ना वसूल कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर हमने इसको चेक किया। अब यहाँ देखें डिजिटल गुड्स VAT टैक्स कलेक्शन एट चेकआउट फॉर। अब इसको आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ी सी और डिटेल्स भी नज़र आ जाएंगी, लेकिन अभी डिपेंड करेगा आपके स्टोर के ऊपर। क्या हमारा जो स्टोर है वो है फिजिकल प्रोडक्ट्स का, तो हमें इसको ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका स्टोर कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स का है तो फिर उस सूरत में आप इसको ऑन या ऑफ रख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर है। तो मैं जो रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको ऑन रखें और अपने प्रोडक्ट के अंदर ये ऑलरेडी अपने 16% जो जितना भी टैक्स रेट है आपका वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस में ही जहन में डाल दें। इससे कस्टमर खुश रहेगा और वो इजीली पे कर देगा आपको, और आपको ज़ाहिर सी बात है प्रोडक्ट प्राइस में ऑलरेडी ऐड होने की वजह से आप टैक्स इजीली भर सकते हैं जिस कंट्री की भी आपका लोकेशन है। लेकिन अगर आप कस्टमर से ही लेना चाहें तो फिर आप इसको अनचेक कर दें, और कस्टमर से जितनी परसेंटेज भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, और हर मार्केट या रीजन के मुताबिक आप अलग अलग टैक्स रेट मैन्युअली ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी किस्म की ऐप भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपकी इस काम में मदद कर सकती है।
इस लेसन में हम बात करेंगे लोकेशंस की शॉपिफाई के ऊपर। ये लोकेशंस ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स स्टोर होते हैं, ठीक है, जिसे आप वेयर हाउस भी कह सकते हैं। तो हो सकता है कि आपके एक से ज़्यादा वेयर हाउस हो, या फिर आप इस लोकेशन को आप अपने जो है ना स्टोर समझ सकते हैं, जो कि आपके अगर मिसाल के तौर पर हम चेन कह लें तो हो सकता है कि आपकी पूरे कंट्री में कोई चेन हो स्टोर्स की, एक से ज़्यादा स्टोर्स हो, तो आप उन सब लोकेशन को जहाँ जहाँ भी आपकी प्रोडक्ट स्टोर होते हैं या फिर आप सेल करते हैं ऑफलाइन, उन सब स्टोर को आप लोकेशंस में ऐड कर सकते हैं, जहां पर आप मैनेज कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स कितने प्रोडक्ट्स किस लोकेशन पे मौजूद है, ठीक है, जो आपकी मदद करता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में प्रोडक्ट्स की, ठीक है। लेकिन अब आपने देखना है हम लोकेशन किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो आपने सेटिंग में जाना है और यहाँ पर लोकेशंस के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आपकी एक हमारी जो भी है वो ऐड होगी, आप 1000 लोकेशंस डाल सकते हैं आपके शॉपिफाई। ये बेसिक प्लान है हमारा, ठीक है, तो उसके अंदर हम 1000 के करीब जो है ना लोकेशंस डाल सकते हैं। अगर हम किसी और प्लान्स को देखते हैं मिसाल के तौर पर, तो इनमें भी हम तकरीबन 1000 के करीब लोकेशंस डाल सकते हैं तीनों के अंदर, ठीक है। तो हमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं मिलती। मैं वापस सेटिंग में आता हूँ और लोकेशंस में आ जाता हूँ। तो हमारी एक लोकेशन मौजूद है। अब मैं और प्लेसेस में लोकेशन डाल रहा हूँ जहाँ पर मेरी स्टॉक जो है ना, इन्वेंट्री जो है ना, स्टॉक है, ठीक है। फिल ऑर्डर करते हैं हम या प्रोडक्ट सेल करते हैं, कोई भी लोकेशन हो सकती है। अगर आपकी स्टोर वाइज है, यानी कि POS सिस्टम अगर आप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी है आप लोकेशन यहाँ पर ऐड करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, हमारी ये एक लोकेशन ऐड है, मैं समझता हूँ ये हमारा वेयर हाउस है जो कि हम इस जगह पे मौजूद है। अब मैं दूसरा वेयर हाउस डाल रहा हूँ जहाँ पर मेरे प्रोडक्ट स्टोर होंगे। तो मैंने सिंपली ऐड लोकेशन पे क्लिक किया और यहाँ पर मैं पहले लोकेशन का नेम दूंगा जहाँ पर भी है मिसाल के तौर पर। अब मैंने क्या किया, कराची वेयर हाउस, ठीक है, लाहौर वेयर हाउस और इस्लामाबाद, जितने भी है मैं डाल सकता हूँ। अब यहाँ फुलफिल ऑनलाइन ऑर्डर्स फ्रॉम दिस लोकेशन, कि अब ये ऑटोमेटिक चेक रहे कि इस लोकेशन में जो भी प्रोडक्ट हैं उनको भी हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको ऑफ करना चाहें तो ऑफ भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी पे होगी। फिर ये सिर्फ ऑफलाइन सेल होगी, फॉर सेल ऑनलाइन नहीं होगी। इस लोकेशन के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल नहीं होंगे। तो मैंने इसको ऑन कर दिया। उसके बाद हमने अब एड्रेस डालना है। अब मैंने कराची लिखा है, मैंने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया पहले तो। उसके बाद मिसाल के तौर पर मैंने सिटी कराची सेलेक्ट करी, ठीक है। उसके बाद मैंने कराची का मुझे कोई पोस्टल कोड याद नहीं है वैसे, मैंने औरंगी, अब मैंने यहाँ पे ऑटो फिल हमें ऑप्शन दे रहा है, चलो औरंगी टाउन कराची पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसका पोस्टल कोड मुझे नहीं पता, क्या इसका पोस्टल कोड क्या है, मैं गूगल पर सर्च कर लेता हूँ। औरंगी टाउन कराची पोस्टल आ रहा था वैसे कोड, ये 75800 है। तो 75800 ये हमारा वेयर हाउस आ गया। इस वेयर हाउस का जाहिर सी बात है कोई फ़ोन नंबर अगर होगा तो मैं फ़ोन नंबर यहाँ पर डालूंगा और फिर सेव पे बटन में क्लिक कर दूंगा। तो देखते हैं ये फ़ोन नंबर के बगैर सेव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये सेव हो गया हमारा, ठीक है। अब ये देखें कि मैं इसको बैक करता हूँ। अब देखें ये 2 लोकेशन हमारे पास आ गई। अब इन दोनों लोकेशनों को हम यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री या मैनेजमेंट में। लेकिन इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ सिंपली डिलीट लोकेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप डिलीट करेंगे ये लोकेशन डिलीट हो जाएगी। इसके साथ अब देखिए, अब जब हमारी एक से ज़्यादा लोकेशन है तो हमें किसी एक को बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करना होगा, यानी कि जब कोई नया प्रोडक्ट ऐड होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट उस लोकेशन में चला जाएगा। तो इसकी मेन चीज़ें ऐसी होती हैं कि अब हो सकता है कि एक वेयर हाउस आपको मेन वेयर हाउस है, ठीक है, हेड वेयर हाउस बोलते हैं या हेड क्वार्टर बोलते हैं, वो मुख्तलिफ नाम बोले जाते हैं। तो हो सकता है जहाँ पर मोस्टली आपकी प्रोडक्ट स्टोर हो तो आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं। बाकी छोटे छोटे वेयर हाउसेज आप जो है ना जितने भी आप बना सकते हैं, जितनी भी लोकेशन में आपके प्रोडक्ट मौजूद है, ठीक है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट लोकेशन अगर आपने सेलेक्ट करनी है, इनमें से किसी एक को डिफ़ॉल्ट बनाना है तो चेंज डिफ़ॉल्ट पे आप सेलेक्ट कोशिश यानी कि ओपन करें। उसके बाद सिलेक्ट लोकेशन में आए और मैंने कराची को सिलेक्ट किया और सेव। अब ये मेरी बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन बन गई, बाकी दूसरी ऑप्शनल है। अब मैं खुद सिलेक्ट कर सकता हूँ प्रोडक्ट जब मैं ऐड कर रहा हूँ। तो मैं इसको वापस से आता हूँ और इसी को मैं वापस से सेव कर देता हूँ, इसी को बाय डिफ़ॉल्ट बना देता हूँ। उसके बाद यहाँ लोकेशन की प्रायोरिटी है कि अगर आप किसी लोकेशन को जो है ना प्रायोरिटी देना चाहें तो आप उसको दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई नया ऑर्डर आएगा तो पहले वो उस लोकेशन में अगर प्रोडक्ट मौजूद है तो उसमें से जो है ना फुलफिल होगा। अब ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर है आप किस लोकेशन को देना चाहें। अब मिसाल के तौर पर मैं दिखाता हूँ आपको, ये 2 प्रोडक्ट मैंने डाल दिए। अब यहाँ पर अब आएँ तो हम प्रोडक्ट्स में भी आता हूँ। अब यहाँ पर इन्वेंट्री में देखें आप
कि इन्वेंट्री के अंदर आपको 2 लोकेशन नज़र आ रही हैं जहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं कितने प्रोडक्ट कहाँ पर किस वेयर हाउस में मौजूद हैं। तो नियर मस्जिद अब्बासिया वाला जो भी हमारा एड्रेस है उसमें हमें ये प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसमें से और प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ, मैं सेव करता हूँ, यहाँ पर इन प्रोडक्ट को भी मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब ये सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ आपको कि अब इस एक लोकेशन में एक वेयर हाउस में हमें ये प्रोडक्ट मौजूद हैं। मैं इनको अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये हमारे जो है ना अपने हमारे प्रोडक्ट में ये लोकेशन है चेंज, जो क्वांटिटी है वो चेंज हो रही है। मैं कराची वेयर हाउस में आया तो अब कराची वेयर हाउस में कोई इन्वेंट्री नहीं है हमारी, ठीक है। कराची हाउस में हमारी कोई भी इन्वेंट्री नहीं है क्योंकि ये हमने अभी क्रिएट किया है। तो मुझे बाकायदा जो है इस इन्वेंट्री में इस वेयर हाउस में अपने प्रोडक्ट्स डालने होंगे कि ठीक है जी ये प्रोडक्ट्स इस वेयर हाउस में हमारे पहुंच गया है, ठीक है। तो बहरहाल आपको इन्वेंट्री और ट्रांसफ़र्स का जो लेसन है उन्हें देखना होगा, फिर आप अच्छे से मेरी इन बात को समझ जाएंगे कि लोकेशन क्या चीज़ है और क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आपके एक से ज़्यादा हैं तो आपने सही से स्टार्ट में ही डाल देनी है ताकि जब आप प्रोडक्ट डाल रहे होंगे तो आपको कम अज़ कम ये मैनेज करना, इन्वेंट्री मैनेज करना, ट्रांसफ़र्स मैनेज करना आसान रह सके। इस लेसन में हम बात करेंगे शॉपिफाई गिफ्ट कार्ड्स की कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग्स के बारे में, जो है तो बहुत ही शॉर्ट लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। गिफ्ट कार्ड्स अगर आप अपने स्टोर पे सेल करते हैं, अब गिफ्ट कार्ड्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स में आए आप और यहाँ पर आपको गिफ्ट कार्ड्स का ऑप्शन नजर आएगा, जो कि हम एक अलग लेसन में डिटेल में देख चुके हैं कि हम किस तरह से गिफ्ट कार्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर आपने वो लेसन नहीं देखा तो पहले आप वो लेसन देख लें। तो ये गिफ्ट कार्ड एक किस्म के वर्चुअल कार्ड होते हैं जो कि कस्टमर आपसे परचेज करता है, वो कोड की सूरत में उनके पास मौजूद होते हैं। वो नेक्स्ट टाइम बगैर अपने कार्ड या किसी चीज़ किस्म की भी पेमेंट को यूज़ करे हुए उस कार्ड की मदद से आपके स्टोर से कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गिफ्ट कार्ड होते हैं, मेरा आसान लफ्ज़ होता है, बाकी डिटेल में आप उस लेसन में देख सकते हैं। तो अब ये गिफ्ट कार्ड तो आपने क्रिएट कर लिया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। तो आपने सेटिंग्स में आना है और यहाँ पर आपने गिफ्ट कार्ड के इस ऑप्शन में आ जाना है। अब यहाँ पर जब आप एक पर्सन ने गिफ्ट कार्ड बाय किया है तो अब आप देखेंगे कि वो गिफ्ट कार्ड की कोई एक्सपायरी डेट होगी या नहीं होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक गिफ्ट कार्ड है, उसने बाय कर लिया $10 का, ठीक है। अब साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, 5 साल गुजर गया, उसने वो कार्ड यूज़ ही नहीं किया, ऐसे ही $10 आपके उसने पे तो कर दिया आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो यूज़ नहीं कर रहा। तो आप चाहते हैं कि कस्टमर स्पीड में आपके कार्ड को यूज़ करे, परचेज़ करे आपके ताकि स्टोर से, ताकि आपको फ़ायदा हो और आपके रेवेन्यू जो है ना बार बार जनरेट होता रहे, वो दोबारा से परचेज़ करे, बाय करे, परचेज़ करे, बाय करे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मकसद आपका कुछ भी हो सकता है। अगर आपका इस तरह का मकसद है और आप लिमिट रखना चाहते हैं कि एक पर्सन जो गिफ्ट कार्ड उसने बाय किया है वो एक लिमिटेड टाइम तक अवेलेबल रहेगा, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप एक्सपायरी रखना चाहते हैं तो ये गिफ्ट कार्ड्स एक्सपायर पे आपने क्लिक करना है और आप महीने दिन कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ से वो जो है ना वो डेट यानी कि कार्ड जो एक्सपायर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर 5 साल के बाद एक कार्ड अगर किसी ने बाय किया, 5 साल के दरमियान में उसने उस कार्ड को यूज़ नहीं किया तो वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि गिफ्ट कार्ड एक्सपायर ना हो तो फिर आप इस ऑप्शन को जो बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद रहता है सिलेक्ट रख सकते हैं। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि एक पर्सन ने आपको $10 पे कर दिए, अब उसका अगर आप एक्सपायर करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उस पर्सन को नुकसान होगा $10 का और एक गलत एक्सपीरियंस जाएगा उस कस्टमर की तरफ, यानी कि एक कस्टमर जो एक्सपीरियंस है वो बैड हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि अगर इस्लाम के मुताबिक देखा जाए तो ये वैसे भी जायज़ नहीं है कि हम किसी से एक पैसे ले लें लेकिन उसको हम चीज़ ना दें बाद में। अब वो ठीक है, उसने वो खुद यूज़ नहीं करा, वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, उसकी अपनी कोताही है, हम एक्सपायर नहीं कर रहे, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये बेस्ट है कि आपको एक कस्टमर एक्सपीरियंस ख़राब नहीं होगा। दूसरा, वो परचेज़ करे या ना करे उसकी अपनी मर्ज़ी है, आपके अकाउंट में पैसे पहुँच चुके हैं पहले ही और आप उसको यूज़ भी कर चुके हैं। और अगर कोई कस्टमर यूज़ करता है नहीं करता, ये उसकी अपनी सर दर्दी है, ठीक है। तो बेस्ट है कि आप डोंट गिफ्ट कार्ड्स नेवर एक्सपायर को ही रहने दें। बाकी किसी भी ख़ास वजह से या गोल की वजह से आप एक्सपायर रखना चाहें तो आप ईयर या मंथ या डेज़ के हिसाब से भी एक्सपायरी रख सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन नज़र आता है आपको एप्पल वॉलेट का, कि एप्पल के जो है ना वॉलेट पासेस होते हैं, अगर आपको वो सेटअप है आपके स्टोर में, ये कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन है, अगर वो सेटअप है, ठीक है, और आपका फिज़िकल स्टोर भी है, कोई रिटेल स्टोर जो है होते हैं, तो उस सूरत में आप इसको इनेबल कर लें। तो इस सूरत में आपका इस अंदाज के पासेस बन जाएंगे जो कोई पर्सन स्कैन करके फिज़िकल स्टोर में ईज़िली अपने उस गिफ्ट कार्ड को यूज़ कर सकेगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि फिर आपका एप्पल पासेस का
चीज़ें आपको अच्छे से पता हो और आपको फिजिकल स्टोर हो और वो आप समझते हो। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि एप्पल की पेमेंट या वॉलेट मेरे ख्याल से पाकिस्तान में अलाउ नहीं है और ना ही वो इस्तेमाल होते हैं। लेकिन पाकिस्तान से बाहर अगर किसी क्लाइंट के लिए आप बना रहे हैं तो हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें वहाँ पर हों और उस पर्सन ने भी यानी कि सेटअप किया हुआ हो, तो फिर आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ये दो ही ऑप्शन हैं गिफ्ट कार्ड के सेटिंग में, जिसमें ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको डिटेल में बताया। अब वो आप डिसाइड करेंगे कि आपने नेवर एक्सपायरी रखना है या फिर एक्सपायर करना है किसी भी लिमिटेड टाइम के दौरान। तो इसकी वजह हो सकती है, एक वजह अगर मैं एग्जांपल बताऊँ आपको एक्सपायरी की, तो हो सकता है कि आप उन्हें फ्री में $5-10 का गिफ्ट कार्ड देते हैं कस्टमर को, ताकि वो इंटरेस्टेड और आपसे परचेज़ करे, ठीक है। तो उस सूरत में ये होगा कि आप उसको मोटिवेट करना चाह रहे हैं कि वो आपके स्टोर से बाय करे, तो आपने कहा कि ये $10 मुझे हमारी तरफ से फ्री में ले लो और आप इतने दिन के अंदर इस गिफ्ट कार्ड को यूज़ कर सकते हो। तो फिर उस सूरत में आप इसकी एक्सपायरी रख दें गिफ्ट कार्ड्स की, कि वो पर्सन को आपने फ्री में दिया है, मुफ्त में $5 दे रहे हैं, तो अगर वो इतने दिनों में यूज़ करना चाहे तो कर ले, वरना फिर एक्सपायर हो जाएगा। तो आप इस तरह की सिचुएशन में भी इसको एक्सपायरी रख सकते हैं, वरना आप गिफ्ट कार्ड जब क्रिएट कर रहे होंगे मैन्युअली क्रिएट करें और इस एक्सपायरी रख दें, वो भी आप कर सकते हैं। इस लेसन में हम बात करेंगे शॉपिफाई मार्केट्स के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है हमारे इस कोर्स का, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम किन किन मार्केट्स में और कितनी मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ पाकिस्तान की लोकल मार्केट्स में करना है या इंटरनेशनल लेवल पे करना है, वो हम इस लेसन में देखेंगे। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे सेल करना चाहते हैं तो इस सेटिंग को आपने लाजमी करना होगा। कुछ लोगों के जहन में होता है कि सर क्या हम पाकिस्तान से ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और हम वर्ल्ड वाइड सेल कर सकते हैं, या सिर्फ पाकिस्तान में ही करेंगे। कुछ लोगों के जहन में होता है कि सिर्फ पाकिस्तान का बिजनेस है, पाकिस्तान में ही वो कर सकते हैं, इंटरनेशनल के लिए उन्हें ड्रॉप शिपिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है। आपका अगर ई कॉमर्स का प्रोडक्ट है, बिजनेस है, आपका ब्रांड है, तो आप पाकिस्तान से वर्ल्ड वाइड भी जो है ना सेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक पेमेंट प्रोसेसर या प्रोवाइडर, जिससे आप इंटरनेशनल क्लाइंट से भी पेमेंट वसूल कर सकें, क्योंकि वहाँ पर आप कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत नहीं देंगे। दूसरा, आपको जो है ना एक अदद शिपिंग प्रोवाइडर्स होने चाहिए, ठीक है। शिपिंग की जो कंपनीज हैं वो ऐसी हों जो वर्ल्ड वाइड शिप कर सकती हैं, ठीक है, जैसे DHL और फेडेक्स। वैसे पाकिस्तान की दूसरी लोकल जो है ना शिपिंग कंपनीज हैं वो भी इंटरनेशनल दे रही होती हैं, तो आपने रिसर्च करनी होगी कौन सी बेस्ट है आपके लिए। अगर आपकी शिपिंग प्रोवाइडर और पेमेंट प्रोवाइडर सही हैं इंटरनेशनल लेवल के लिए, तो आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं हम किस तरह से मार्केट्स ऐड करते हैं। अब आप देखें तो हमारे पास सिर्फ ये लोकल पाकिस्तान मौजूद है, इसके अलावा हम किसी और कंट्री में कस्टमर हमसे बाय नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पर मार्केट्स ऐड करेंगे ताकि कोई भी कस्टमर हमसे बाय कर सके, या जो भी मार्केट्स में हम सेल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अब हमने क्या करना है, सेटिंग में जाएंगे हम, और यहाँ पर हमने मार्केट्स के इस ऑप्शन में आना है। अब यहाँ देखिए हमारी सिर्फ एक मार्केट मौजूद है, प्राइमरी मार्केट पाकिस्तान, इसके अलावा और कोई मार्केट नहीं है। इंटरनेशनल भी इनएक्टिव है हमारी, ठीक है। ये हमारी प्राइमरी मार्केट है, इसको मैनेज करता हूँ मैं। अब ये पाकिस्तान की प्राइमरी मार्केट है, इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें डिटेल्स नज़र आ रही हैं जो कि आप देखना चाहें तो कर सकते हैं। उसकी टैक्सेस को सेटअप कर सकते हैं, इसकी अलग अलग इनकी टैक्सेस को सेटअप कर सकते हैं हम, पेमेंट्स को सेटअप कर सकते हैं, शिपिंग को, ड्यूटीज़ और टैक्सेस को, प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग वगैरह को देख सकते हैं हम। तो कुछ को हम मैनेज कर सकते हैं, कुछ को हम सिर्फ देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यहाँ तक कि हम हर मार्केट्स की डोमेन एंड लैंग्वेजेस को भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मैं बैक पे आता हूँ, ये हमारी प्राइमरी मार्केट पहले से, अब मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यूनाइटेड स्टेट स्पेशली डालना चाहूँ, तो ये हमें सजेशन भी दे रहा है कि आप यूनाइटेड स्टेट ऐड कर दें। लेकिन मैं क्या करता हूँ, ये रिकमेंडेड मार्केट को मैं इसको इग्नोर करूँगा, हम मैनुअली सारा करना देखते हैं। तो मैंने इस प्रीफ्रेंसेस में हमने इनएक्टिव इंटरनेशनल को इसमें से हमने मैनेज किया। अब मैं इंटरनेशनल मार्केट्स को एक्टिव करने लगा हूँ, ठीक है। अब देखें आपको एक नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया या इस तरह की 26 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि आपसे प्रोडक्ट बाय नहीं कर सकती जब तक कि आपकी ये मार्केट जो है एक्टिवेट ना हो जाए। सिंपली एक्टिवेट करूँगा तो सारी मार्केट मेरी ऑन हो जाएंगी। लेकिन अब नीचे आता हूँ मैं थोड़ा सा, अब यहाँ देखें कि इंटरनेशनल में ये देखिए यहाँ पर शिपिंग में 1 रेट शिपिंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, जो कि 2 हमारी लोकेशन थी, 28 कंट्रीज़ की ये एक्टिवेट खुद कर देगा सिर्फ एक एक्टिवेट के बटन से, ठीक है। जितनी भी कंट्रीज इसमें शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया और सारी इंटरनेशनल की बाय डिफ़ॉल्ट एक पैकेज सा बना हुआ है। मैं इसको ऑन करता हूँ। मिसाल के तौर पर आप देखें मेरे सामने
अब मैं अगर इसको मैनेज करूँ शिपिंग को एक मिसाल के तौर पर, तो देखें ये सारी कंट्रीज़ हमारे मौजूद हैं, ठीक है। ये यूनाइटेड स्टेट भी इसमें शामिल है। चलो एक ही दफ़ा में हमारा झटके में सारा काम हो जाएगा। लेकिन मैं अगर आप इनमें से किसी को ऑफ करना चाहते हैं तो फिर आप देख लें उनको कि जिसको भी आप ऑन कर रहे थे, तो हर एक को अपने 1 बाय 1 जाके शिपिंग को डिसेबल करना पड़ेगा, वरना हम बाद में भी इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, वो भी हम थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं। तो मैं अभी टोटल 28 कंट्रीज़ को एक्टिवेट करने लगा हूँ। तो सिंपली इधर एक्टिवेट के इस बटन पे आपने क्लिक करना है, तो ये इनएक्टिव से एक्टिव हो गई हैं आप, ठीक है। अब देखें ये और स्टोर विल रिकमेंड लोकलाइज्ड एक्सपीरियंसेस कि आप जियो लोकेशन की ऐप को सेटअप कर लें। ये हम बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। इसे कंट्री लोकेशन के वाइज वो ऑटोमेटिकली जो है ना कस्टमर को दिखाएगा कि आपकी लोकेशन पाकिस्तान है, उसके हिसाब से हमने PKR करेंसी कर दी है और ये लैंग्वेज कर दी है वगैरह वगैरह। तो हम इसको ऑन ऑफ रखते हैं क्योंकि जियो लोकेशन ऑलरेडी हमारी लगी हुई है। बाकी हम ऐप्स के सेक्शंस में देखेंगे इंशाल्लाह। तो इसको मैं एडिट कर सकता हूँ। एडिट में जाऊँगा तो मैं जिस कंट्री को भी मैं निकालना चाहूँ यहाँ से निकाल दूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक कंट्री नज़र आई है, ये इसराइल, इसको मैंने निकाल दिया। मैं चाहता हूँ कि इसराइल में मैं अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैंने इसको सेव कर दिया। अब वो मार्केट 28 में से हमारी इसराइल निकल गई बाहर। अब मैं बैक पे आता हूँ। अभी देखें ये हमारी टोटल 27 मार्केट्स बची हैं जिसमें हमारा डोमेन और लैंग्वेज ये है, आपको सामने नज़र आ रही है, ठीक है। इसके अलावा मैं सब डोमेन भी डाल सकता हूँ, डोमेन या सब डोमेन ऐड कर सकता हूँ एडिशनल, जैसे .in, .pk, .com, .us, .uk वगैरह वगैरह। लैंग्वेज भी चेंज करना चाहूँ हर कंट्रीज़ के हिसाब से तो मैं देख सकता हूँ, लेकिन उसके लिए बेस्ट है कि फिर आप किसी किस्म की ऐप यूज़ करें। लेकिन मैं इतनी डिटेल में नहीं जाता वरना आपको कन्फ्यूजन होगी। तो हमारी 25 से 27 मार्केट्स ऐड हो गई हैं, ठीक है। अब उनकी जो चीज़ें सेटिंग है वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। मैंने स्ट्राइप का सेटअप या पेपल का सेटअप किया हुआ, तो मैं इंटरनेशनल लेवल पे पेमेंट वसूल कर सकता हूँ, तो मुझे उसकी चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी। उसके बाद स्टोर की सेटिंग में टैक्सेस में डालना चाहूँ तो मैं टैक्सेस के लेसन में जाऊँगा, जैसे हमने बात कर चुके पहले। तो मैं हर कंट्री के डिफरेंट टैक्स रेट भी मैनुअली सेटअप कर सकता हूँ, या फिर मैं किसी किस्म की ऐप भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं अभी इस मार्केट को वापस बैक पे जाता हूँ। अब देखिए हमारी प्राइमरी मार्केट पाकिस्तान है और ये इंटरनेशनल मार्केट्स हैं सारी जो हमारी ऐड हो गई हैं। अगर मैं 1 बाय 1 डालना चाहता तो यूनाइटेड स्टेट को भी मैं अलग अलग से डाल सकता था, ठीक है। ऐड मार्केट पे इस पर क्लिक करें। अब 1 बाय 1 किसी कंट्री को डाल सकते हैं। पूरे सेट को डालना चाहें पूरे सेट को डाल दें, वरना आप सिंपली कंट्री सेलेक्ट करें जो भी कंट्री आप डालना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर यूनाइटेड स्टेट मेरा पहले ही आ गया है, तो मैं मिसाल के तौर पर यूनाइटेड किंगडम शायद मेरा नहीं आया जिस वजह से यहाँ दिखाई दे रहा है, वैसे यूनाइटेड स्टेट भी दिखाई दे रहा है। तो मैंने यूनाइटेड किंगडम के बजाय, या फिर मैं यूनाइटेड स्टेट को डालता हूँ और वहाँ से मैं बाद में निकाल दूँगा। यूनाइटेड स्टेट को मैंने डाला और यहाँ पर मैं इस मार्केट का नाम दूँगा यूनाइटेड स्टेट्स, सेव कर दूँगा। तो अब ये मार्केट मेरी अलग से ऐड हो जाएगी, बिल्कुल सेपरेटली। इसकी सारी सेटिंग मेरे पास अलग से आ जाएंगी जो मैं कर सकता हूँ। अब मिसाल के तौर पर देखें, अब ये हमारी इंटरनेशनल में भी शामिल है, वैसे इसमें से उसने निकाल दिए और ये इसमें अलग से ऐड हो गई हमारी, और ये यूनाइटेड स्टेट यहाँ आ गई। अब देखें ये हमारी प्राइमरी मार्केट है कि कोई कस्टमर अगर परचेज़ करता है तो प्राइमरी ये शो होगा। मिसाल के तौर पर मैंने सर्च किया और रिफ्रेश करता हूँ। पहले हमें सिर्फ पाकिस्तान यहाँ पर ऐड कर सकते थे, लेकिन अब हम पाकिस्तान के अलावा कंट्रीज़ भी ऐड कर सकते हैं। जितने भी मार्केट्स हमने यहाँ पर डाली है मैं इसे चेंज करता हूँ, और ये देखें अभी सारी कंट्रीज़ जो हमने अलाउ की हैं वो सारी कंट्रीज़ हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी टॉप पे रहेगी किसी भी कस्टमर के लिए। लेकिन जियो लोकेशन अगर हम सेटअप कर लेते हैं तो कस्टमर की अगर लोकेशन यूनाइटेड स्टेट है तो फिर यहाँ पर वो यूनाइटेड स्टेट शो करवाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो क्योंकि हमारी कंट्री और हमारी जो स्टोर की लोकेशन है वो प्राइमरी पाकिस्तान है, तो हमारी प्राइमरी मार्केट पाकिस्तान ही मानी जाएगी। उसके बाद अगर मैं किसी कंट्री में सेल नहीं करना चाहता तो मैं सिंपली व्यू करूँगा और इस जगह पर मैं उस कंट्री को डाल दूँगा। मिसाल के तौर पर इसराइल, ठीक है। इसराइल को अगर मैं डालता हूँ तो अब देखें कि यहाँ से मैं उस कंट्री को निकाल सकता हूँ कि भाई इस कंट्री में मैं अपनी प्रोडक्ट सेल नहीं करना चाहता। लेकिन पॉइंट ये है कि मैंने इसे अपनी मार्केट में पहले डाला ही नहीं है, तो जब डाला ही नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली मैं उस कंट्री के जो भी कस्टमर है वो उस कंट्री को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ये इस ऑप्शन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ती है और आप डालना चाहते हैं तो फिर आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, वरना जब हमने मार्केट में ही नहीं डाला तो कस्टमर भी वहाँ से चेकआउट नहीं कर सकेगा उस कंट्री से, ठीक है। सिर्फ हमारी सिलेक्टेड कंट्रीज़ होंगी और उन्हीं कंट्रीज़ के कस्टमर्स हमसे परचेज़ कर पाएंगे। अब आप इंटरनेशनल में अगर हम आते हैं मैनेज में, ये 24 से 26 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप और कंट्रीज़ डालना चाहें तो आप सारी
यहाँ से ऐड कंट्रीज़ या रीजन में आके 26 के बजाय और सारी कंट्रीज जितनी भी डालना चाहें आप सारी डाल दें। ये से यहाँ पर अफ्रीका नज़र आ रहा है, मैंने अफ्रीका डाला। ये सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगी। एशिया में जितनी कंट्रीज़ है, तो अब मैंने ये पूरे रीजन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। 124 कंट्रीज़ सिलेक्ट हो गई हैं। इसमें से मैं इसराइल एशिया में शामिल नहीं है। उसके बाद सेंट्रल अमेरिका, उसके बाद ये पूरे रीजन को ही मैं समझ लो सिलेक्ट कर रहा हूँ। यूरोप की सारी कंट्रीज़ आ गई। उसके बाद ये नॉर्थ अमेरिका, ये ओशियानिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, उधर या फिर काफ़ी सारी कंट्री 236 कंट्रीज़ मैंने ऐड कर दी हैं। अब यानी कि मैं समझ लो वर्ल्ड वाइड डाल रहा हूँ। मैंने ऑस्ट्रेलिया को एशिया में सीधा हटा दिया और डन कर दिया। अब मैं यानी कि सिर्फ इसराइल को छोड़ के सारी की सारी मार्केट्स के अंदर वर्ल्ड वाइड सेल करो। यानी कि अब ये जो मेरा स्टोर है वो इंटरनेशनल स्टोर है। अब मुझे जो करना है बस पेमेंट प्रोवाइडर का ध्यान में रखना है कि ताकि मैं हर क्लाइंट से परचेज़ कस्टमर से जो है ना अपने चार्ज कर सकूँ, पैसे चार्ज कर सकूँ, और शिपिंग मेरी ऐसी हो जो वर्ल्ड वाइड मेरे प्रोडक्ट्स को शिप कर सके, तो मैं इजीली शिप कर सकूँगा। हाँ, अगर आप लीगल उस पर जाना चाहें तो वो अलग मेथड है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये था हमारी मार्केट्स का सेटिंग्स और सेटअप्स जो कि आपने देखना है। अगर आप इंटरनेशनल सेटअप करना चाहते हैं या किसी स्पेसिफिक कंट्री में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उन सारी मार्केट्स को आपने वन बाय वन डालेंगे या फिर इंटरनेशनल के नाम से एक ही दफ़ा सारी डाल दें। इनके आप जो है ना टैक्सेस और ड्यूटीज़ को भी सबको अलग अलग डाल सकते हैं और शिपिंग वगैरह को भी डाल सकते हैं। शिपिंग हम अपने आने वाले लेसन में देखेंगे। इस लेसन में हम बात करेंगे शॉपिफाई के ऊपर जो ऐप्स होती हैं और सेल्स चैनल होते हैं उनकी सेटिंग्स के बारे में, कि हम उनकी सेटिंग किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से ऐप को रिमूव कर सकते हैं या फिर मुख्तलिफ सेटिंग कर सकते हैं, वो हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। तो सिंपली हम सेटिंग के सेक्शन में आ जाते हैं क्योंकि हम सारे सेटिंग के सेक्शन को अभी तक एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एरर दिखा रहा था, मैंने इसको रिफ़्रेश कर लिया है। उसके बाद ऐप्स एंड सेल्स चैनल में हम आ जाते हैं। अब इस ऐप एंड सेल्स चैनल में आप देखें कि यहाँ पर हमारी इस वक्त ये चंद ऐप्स मौजूद हैं, ठीक है। ये सेल्स चैनल भी हैं, इसमें ये पिंटरेस्ट, ऑनलाइन स्टोर, ये सेल्स चैनल है, ठीक है। ये आपको सामने नजर आए, ट्विटर और कुछ ऐप्स हैं। जितने भी सेल्स चैनल ये ऐप्स होंगी वो सारी आपको यहाँ पर नज़र आएंगी, ठीक है। इसके अलावा आप शॉपिफाई के ऐप स्टोर में अगर जाना चाहते हैं तो शॉपिफाई ऐप स्टोर पर क्लिक करेंगे, शॉपिफाई के ऐप स्टोर में आ जाएंगे। वहाँ पर जो है ना कुछ सेल्स चैनल होते हैं, खासतौर पर सोशल मीडिया के। जब ऐप कोई डालते हैं तो वो एज अ सेल्स चैनल ऐड हो जाती है और जितनी भी ऐप्स हैं आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। शॉपिफाई जो ऐप स्टोर है उसमें सारी ऐप्स आपको नज़र आएंगी, फ्री भी और पेड भी। जो भी ऐप डालना चाहें आप वो कैटेगरी वाइज भी सर्च कर सकते हैं और बाकायदा सिर्फ सर्च करें तो आपको आपके मतलब की ऐप मिल जाएगी अगर होगी तो, ठीक है। तो ये शॉपिफाई का ऐप स्टोर है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने मुताबिक। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि हम ऐप की और सेल्स चैनल की सेटिंग किस तरह से कर सकते हैं। अब ये हमारे ऐप्स हैं जितने भी हैं, जियो लोकेशन और वगैरह वगैरह। अब मैंने इनको सिंपली अनइंस्टॉल करना है, तो सिंपली अनइंस्टॉल के बटन पे मैं क्लिक करूँगा, हमारा जो सेल्स चैनल है वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। वरना अगर आप इसकी कुछ सेटिंग देखना चाहते हैं किसी भी सेल्स चैनल की तो आप उसे सिंपली क्लिक करें, आपको कुछ उसकी सेटिंग्स नज़र आएंगी। मिसाल के तौर पर आप इस चैनल की जो अगर सपोर्ट से बात करना चाहते हैं किसी किस्म की भी तो आप सपोर्ट से रब्ता कर सकते हैं। अगर आप इस ऐप को शॉपिफाई स्टोर पे देखना चाहते हैं, शॉपिफाई ऐप स्टोर पे, तो आप इधर देख लें, उसके लिंक पे हम चले जाएंगे। और अगर आप इस शॉपिफाई स्टोर को रिव्यू देना चाहते हैं कि अच्छी है बुरी है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेल्स चैनल ओपन हो जाएगा, इसकी सेटिंग वगैरह दूसरी जो आप कनेक्ट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन मैं इन दोनों को नहीं चलूँगा। उसके बाद यहाँ पर देखें कि हमारा जो पिंटरेस्ट है वो आपको एक एरर दे रहा है कि ये हमारा सेल्स चैनल सेटअप नहीं हुआ। ये एक अलग टॉपिक है तो हम इस पर हम नहीं बात करेंगे। इसमें ये सिंपल दिया कि हमें बिलिंग सेटअप करना होगा पिंटरेस्ट के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये। तो हमने अगर वो सेटअप, जाहिर सी बात है ये सिर्फ टेस्ट अकाउंट है, सेटअप नहीं करना हमने। हम नीचे आ जाते हैं तो ये सेल्स चैनल के बारे में आपको कुछ डिटेल दे रही है, ठीक है। उसके बाद जो है ना व्हाट दिस सेल्स चैनल कैन एक्सेस इन योर स्टोर, ये जो सेल्स चैनल है वो किस किस चीज़ों में एक्सेस रखता है आपके स्टोर के ऊपर। ये आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल और फ़ोन नंबर वगैरह एक्सेस ले सकता है, यानी कि आपके बारे में जानता है इस चीज़ के बारे में। आपकी लोकेशंस को एक्सेस है इसके पास, और आपकी जो डिवाइस की इन्फॉर्मेशन है यानी कि ब्राउज़र या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका, उसका भी एक्सेस है इसके पास। और आपकी जो एक्टिविटी है, ब्राउजिंग बिहेवियर या क्लाइंट की आईडी, कुकी वगैरह, इसको भी, इन सब चीज़ों का एक्सेस इस सेल्स चैनल पे
है, ठीक है। इसको आप एक्सेस को आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसके अलावा ये एक्सेस है इसके पास, ये सारी डिटेल्स इस सेल्स चैनल के पास जाती है। उसके बाद परमिशन के अंदर आए तो इस सेल्स चैनल पे व्हाट दिस सेल्स चैनल कैन डू, आपके स्टोर पे वो क्या कुछ कर सकता है, तो ये सारी परमिशन है। वो आपके कस्टमर्स को देख सकता है कि आपके कस्टमर कौन कौन से हैं, वो आपके ऑर्डर्स को, शॉपिफाई एडमिन को देख सकता है, आपके मार्केटिंग की सेटअप को देख सकता है, इवेंट्स वगैरह को खासतौर पर, और ये सारी बातें ज़रूरी होती हैं मार्केटिंग के लिए। उसके बाद और जितना भी डाटा है वो सारा आप देख सकते हैं। अब यहाँ से इसको डिलीट रिमूव सेल चैनल कर सकते हैं और वो इजीली रिमूव हो जाएगा, यहाँ से कर दें, या फिर आप डायरेक्टली बैक पे जाएं और सिंपली यहाँ से अनइंस्टॉल कर दें। दोनों सूरतों में आपकी जो ऐप या सेल्स चैनल है वो रिमूव हो जाएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने ऐप या सेल्स चैनल के साथ क्या करना चाहते हैं या किस तरह की मालूमात चाहते हैं, वो आपको यहाँ नज़र आएगी। हर सेल्स चैनल की कुछ चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, तो आप हर सेल्स चैनल को वन बाय वन देख सकते हैं और आपको उसकी मालूमात नज़र आ जाएंगी कि वो क्या फंक्शनैलिटी है उसकी, वो क्या कुछ ट्रैक कर रहा है और क्या कुछ ट्रैक नहीं कर रहा, वो सब आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। ख़ास तौर पे इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप इनकी स्पोर्ट्स से बात करना चाहते हैं तो आपको मुख्तलिफ ऑप्शन स्पोर्ट्स के यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अहम चीज़ ये है कि आपको पता हो कि आपने कब सेल्स चैनल को, ये ऐप को किस तरह से रिमूव करना है और कब करना है, वो आप ईजिली कर सकें। तो इस लेसन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप स्पोर्ट्स से बात करना चाहें तो आपने सिंपली स्पोर्ट के बटन पर क्लिक करना है और जो भी आपको मसला है वो आप लिख के और सबमिट कर दें। जो भी आपका ईमेल होगा उस पर वो आपसे रब्ता कर लेंगे। इसके अलावा भी स्पोर्ट के मुख्तलिफ ऑप्शन हो सकते हैं। हर ऐप का, हर सेल चैनल का डिफरेंट भी हो सकता है। तो आप जिस सेल चैनल के बारे में भी जानना चाहते हैं, ऐप के बारे में जानना चाहते हैं, सेटिंग वगैरह में जानना चाहते हैं, तो आप उसको अपने मुताबिक खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस लेसन में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर अपने ब्रांड एजेट्स जो है, यानी कि ब्रांडिंग के जो आपके एजेट्स हैं जैसे लोगो, प्राइमरी फॉन्ट्स, कलर वगैरह, उन सबको एक ही दफ़ा कैसे सेटअप कर सकते हैं ताकि वो आपके कंप्लीट स्टोर के ऊपर अप्लाई हो सके। तो ये काफ़ी आसान होता है, हम डिटेल में इस लेसन में देखने वाले हैं। तो आपने सिंपली सेटिंग्स के इस ऑप्शन में जाना है और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नजर आएगा ब्रांड का, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये है आपके ब्रांड एजेट्स, ठीक है, जो आप एक दफ़ा अगर सेटअप कर देंगे तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी कंप्लीट स्टोर पे अप्लाई करने के लिए। मिसाल के तौर पर लोगोज़ के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है डिफ़ॉल्ट का, कि आपका जो डिफ़ॉल्ट लोगो है वो कौन सा होगा जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा इस जगह पे। अगर आपका कोई लोगो है तो आप सिंपली यहाँ पर उसको अपडेट कर सकते हैं। अभी हमने कोई लोगो नहीं लगा हुआ इसलिए सिंपली नाम हमें नज़र आ रहा है। तो जो लोगो हम यहाँ पर लगा देंगे वो हमारे स्टोर के ऊपर कम्प्लीटली शो होगा। अब यहाँ ज़हन में रखें कि इसका जो रिकमेंडेड समझ लो फॉर्मेट है वो HEIC, PNG या फिर JPG है, ठीक है। उसके बाद जो विड्थ है वो 512 पिक्सल मिनिमम, कम अज़ कम इतनी विड्थ होनी चाहिए आपके लोगो की। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आप स्क्वायर लोगो भी लगा सकते हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पर आपका शो होगा, ठीक है। अब देखिए यूज़ बाय सम सोशल मीडिया चैनल्स, कुछ सोशल मीडिया चैनल्स पे आपका वो स्क्वायर फॉर्मेट का लोगो शो होगा। वो आपका आइकॉन भी हो सकता है जो कि आपके टॉप में इस तरह से नज़र आएगा, तो आप वो भी यहाँ पर ऐड कर दें। और सोशल चैनल्स पे भी आपके लिए बेस्ट है कि वो किस तरह से दिखाना है, क्योंकि उसने लोगो यहीं से उठाना है आपके सोशल मीडिया को। अगर आपका अकाउंट नहीं है और आपने शॉपिफाई के ज़रिए क्रिएट किया है तो वो आपके इसी लोगो को यूज़ कर लेगा। और इसके अलावा अगर आपका लोगो ही नहीं है तो आप यहाँ से खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये हैचफुल एक वेबसाइट है, उसके ज़रिए आप थोड़ा सा अच्छा सा लोगो खुद ही बना सकते हैं, या फिर आप किसी को हायर कर लें लोगो क्रिएट करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए। उसके बाद यहाँ कलर की सेटिंग है हमारी, और प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर हम सेट कर सकते हैं। प्राइमरी कलर ये है जो कि मोस्टली यूज़ होगा हमारे स्टोर के ऊपर, ठीक है। उसके ज़रिए ब्रांड कलर्स अपीयर इन योर स्टोर, सोशल मीडिया और हर जगह पे वो मेन कलर यूज़ हो रहा होगा। और दूसरा एक स्पोर्टिंग कलर होगा, एक सेकेंडरी कलर होगा जो कि उसको सपोर्ट कर रहा होगा, क्योंकि एक ही कलर के लोगो अक्सर नहीं होते, तो आपके अक्सर एक से ज़्यादा कलर्स होते हैं जो कि आप यूज़ कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अभी देखिए हम यहाँ कहीं पर ब्लैक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और कहीं पर हमारा जो है ना वाइट का कॉम्बिनेशन है। मिसाल के तौर पर लोगो अगर मेरा यहाँ पर रेड होता तो मैं रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन में जाता, तो रेड हमारा प्राइमरी होता और ब्लैक हमारा सेकेंडरी कलर होता। तो जो भी आपके लोगो के कलर है उसके मुताबिक आप प्राइमरी कलर यहाँ पर डाल सकते हैं खुद, उसका कोई कोड हो तो आप डाल दें यहाँ पर, और इसी तरह आप सेकेंडरी कलर भी डाल सकते हैं। इन दोनों की मदद से आपकी जो ओवरऑल लुक है
आपके स्टोर का कलर का वो चेंज हो जाता। उसके बाद नीचे है कवर इमेज के अंदर, अगर आप कवर इमेज चेंज करना चाहते हैं, की इमेज डेट शो ऑफ योर ब्रांड इन प्रोफाइल पेजेस एंड ऐप्स, आपके प्रोफाइल के पेजेस के ऊपर और ऐप्स के ऊपर जो कवर इमेज शो होगी वो आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा ब्रांड के एसेट्स हैं, सब कुछ आपने एक बार डाल दिया, उसके बाद आपको परेशानी नहीं होगी। उसके बाद स्लोगन अगर आप डालना चाहते हैं, ब्रांड की स्टेटमेंट या टैगलाइन जिसे हम कहते हैं, आपके लोगों के साथ, यानी कि आपका लोगो शो होगा, नीचे उसकी टैगलाइन शो हो रही होगी, तो आप यहाँ पर अपना स्लोगन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर तो मैंने कहा बाय विद कॉन्फिडेंस, तो अगर मेरा ये स्लोगन है तो वो मेरे लोगों के नीचे सारी जगह पे शो हो रहा होगा, क्योंकि अब मैंने यहाँ पर सेटअप कर दिया। ठीक है, तो आपका स्लोगन है तो आप डाल दें, नहीं है तो आप इसको रहने दें। और अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो ठीक है, उसके बाद आप अपने जो स्टोर है उसकी एक बायो या फिर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, जो आपके जो है ना आपके मुख्तलिफ सोशल मीडियाज़ पे भी शो हो सकती है। तो अगर आपकी कोई शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है आपके बिज़नेस की, आपके कस्टमर, आपके जो है स्टोर की, जो आपके पूरे स्टोर के बारे में बताए, कोई शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट से मुराद शॉर्ट ही होती है, आपने छोटी सी डिस्क्रिप्शन 150 वर्ड्स की डालनी होती है, डाल दी आपने, वो आपकी ब्रांडिंग के तौर पे शामिल होगी। उसके बाद सोशल लिंक्स, आपके जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनके लिंक अगर आप डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मैंने मिसाल यूट्यूब सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने हैशटैग डाल दिया। अच्छा, ये इनवैलिड नहीं है, बाकायदा हमें यूट्यूब का कोई लिंक डालते हैं /abc, इसको देखते हैं, तो HTTPS डाल देता हूँ मैं, सॉरी, अब जाके ये थोड़ा सही हुआ है। तो जो भी लिंक आपके सोशल मीडिया चैनल का होगा वो आप सारे सोशल मीडिया अकाउंट जो जो डालना चाहते हैं वो आप डाल दें। ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। अक्सर जब आप कस्टमाइजेशन कर रहे होते हैं तो आपको सोशल मीडिया का एलिमेंट्स मिलते हैं, आप उनको अगर इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर अगर आपका वो सारे आपके सोशल मीडिया पेजेस चैनल्स डले हुए होंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर उन आइकॉन्स में शामिल हो जाएंगे। तो अगर आपके हैं तो डाल दें, वरना आप रिमूव कर दें। तो ये कुछ आपके ब्रांड एसेट्स हैं, जैसे लोगोज और कलर्स, कवर इमेज, स्लोगन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, सोशल लिंक्स, ये सब आप एक ही दफ़ा डाल के जो है ना सेव कर दें। जब आप सेव करेंगे ज़ाहिर सी बात है 1 बाय 1 तो आपका ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे ब्रांड एसेट्स हैं जो कि हम एक ही दफ़ा अगर हम डाल देते हैं तो वो हमारे कंप्लीट शॉपिफाई स्टोर को कवर कर लेते हैं और हमें बार बार हर दफ़ा डालना नहीं पड़ता। उसके मुताबिक ही हमारा शॉपिफाई स्टोर समझ लो एक नया लुक में या नए डिज़ाइन में आ जाता है। लेकिन ये उस वक्त पावरफुल है जब हमारी कोई ब्रांड की एसेट्स हों, यानी कि हमारा लोगो है, हमें पता है कि उसका कौन सा लोगो छुपवाना है, उसके कलर्स, प्राइमरी कलर्स कौन से हैं, सेकेंडरी कलर्स कौन से हैं, तो वो हमारी हेल्प करते हैं। तो बेस्ट है कि आप किसी ब्रांडिंग एक्सपर्ट से रब्ता करें और वो ब्रांडिंग एक्सपर्ट आपकी पूरी ब्रांड किट बना दे। वो आपको बता दे कि आपके ये प्राइमरी कलर है, ये सेकेंडरी कलर है, ये टर्शियरी कलर है, हो सकते हैं 3 कलर हो, तो वो आपको सारे पता हो। तो प्राइमरी सेकेंडरी आप डाल दें, आपको लोगो आपको पता हो स्क्वायर फॉर्मेट में बना दे। तो काफ़ी सारी चीज़ें अगर आप खुद कर सकते हैं तो आप खुद करें, वरना आप किसी से हेल्प ले लें। इस लेसन में हम बात करेंगे शॉपिफाई की जो रिमेनिंग सेटिंग्स हैं उनके बारे में। हमने शॉपिफाई की बहुत सारी सेटिंग्स को 1 बाय 1 डिस्कस किया अपने पिछले लेसन्स के अंदर और काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं और हमसे मिस हो गई हैं, या फिर हमने जानबूझ के उसको डिटेल में एक अलग अलग वीडियोज़ में नहीं बनाया। तो हम उन रिमेनिंग सेटिंग्स के बारे में आपको शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आपको देंगे, ताकि आपको पता चल जाए असल में वो सेटिंग होती क्या है और वो किस जगह पे इस्तेमाल होती हैं। तो सिंपली हम सेटिंग में आते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो है ना शिपिंग एंड डिलीवरी रह गई है। तो यहाँ पर हम अपनी शिपमेंट की और डिलीवरी को हैंडल करते हैं, जो हम अपने आने वाले सेक्शन में कम्प्लीटली डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद डोमेन्स हमने मिस कर दिया। इसकी वजह यह है कि डोमेन के ऊपर हम एक कंप्लीट लेसन आगे देने वाले हैं आपको मुख्तलिफ सेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो वहाँ पर आप काफ़ी डिटेल में डोमेन्स को देखेंगे। उसके बाद कस्टमर इवेंट्स का एक आपको ऑप्शन नज़र आता है। यहाँ पर हम पिक्सल वगैरह को सेटअप कर सकते हैं, कस्टम पिक्सल वगैरह को और दूसरे ऑप्शंस को। ठीक है, तो ये मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर आप एज अ मार्केटर हैं तो उस वक्त आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है कि आप कस्टम पिक्सल भी डाल सकते हैं और ऐप्स की बुनियाद पर भी पिक्सल सेटअप कर सकते हैं अगर आपने किया हुआ होगा। ठीक है, तो बेस्ट है कि अगर आप मार्केटर हैं तो ही आप इन ऑप्शन को छेड़ें। उसके बाद हमने नोटिफिकेशंस का ऑप्शन हमारा रह गया कि नोटिफिकेशन में हम ये हमारे कुछ नोटिफिकेशन हैं जो कि हमारे कस्टमर्स को जाते हैं।
वैसे अगर ऑर्डर कन्फर्मेशन, एडिट, इनवॉइस वगैरह वगैरह, ये कुछ नोटिफिकेशन है जो हमारे कस्टमर को जाते हैं, तो कुछ नोटिफिकेशन एडमिन के पास आते हैं। तो ये सारे नोटिफिकेशन आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं कि कौन सा नोटिफिकेशन कस्टमर को जाएगा, उसमें क्या लिखा हुआ होगा, क्या टेम्पलेट होगा, तो वो सब आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। इसको डिटेल में जानने के लिए बेहतर है कि आप जब आप मिसाल के तौर पर ऑर्डर कन्फर्मेशन पे क्लिक करते हैं, तो ये ऑर्डर कन्फर्मेशन का एक टेम्पलेट है ईमेल का और एसएमएस का, जो कि आपके कस्टमर को शो होता है। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सा टेम्पलेट्स है जो कि कस्टमर को शो होता है कि ये, उसके बाद एसएमएस पे उसको इस अंदाज में चला जाएगा कि थैंक्स फॉर परचेज फ्रॉम नयासिको वगैरह वगैरह जो भी है, उसके लिए आपको एसएमएस की ऐप वगैरह इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो ये नोटिफिकेशन है जो कि आप एडिट वगैरह कर सकते हैं या अपने मुताबिक खुद कोई टेम्पलेट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज़ है और ज़ाहिर सी बात है फिर आपको अपना खुद का कोई टेम्पलेट बनाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये डिटेल में आपको नहीं बताया कि ये बहुत एडवांस लेवल की चीज़ है कि ये आपको एक बिगिनर को कंफ्यूज कर देती है कि हमने क्या करना है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है उनको आप रहने दें, आपको किसी किस्म का नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा एक ऑप्शन है कस्टम डाटा का। ये कस्टम डाटा में हम बाकायदा कस्टम कोई चीज़ें, किसी किस्म का स्पेसिफिक पार्ट अपने मुख्तलिफ सेक्शंस में डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी किस्म की मेटा फील्ड्स डालना चाहते हैं या मेटा ऑब्जेक्ट्स डालना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इनमें जो है ना छेड़छाड़ करें थोड़ी सी भी। ठीक है, ये बेस्ट है कि आप किसी एक्सपर्ट से, शॉपिफाई एक्सपर्ट से रब्ता करें अगर आप किसी किस्म की इन मेटा फील्ड्स में चेंजेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो बेस्ट है कि आप इनको ना छेड़ें। इस वजह से मैंने अपनी इनमें स्पेसिफिक जो लेसन्स हैं वो इनके ऊपर नहीं बनाया, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें नहीं हैं। तो उसके बाद हमारी सेटिंग रहेगी फाइल्स की। यहाँ पर हमारी जो है ना डिफरेंट किस्म की फाइल्स होंगी कंटेंट सेक्शन में। तो अब ये क्या हुआ है कि ये जो सेक्शन है ये कॉन्टैक्ट सेक्शन में रिमूव हो गया। ठीक है, यहाँ से वो उसमें शिफ्ट हो गया। तो जब मैं इसको गो टू फाइल्स करूँगा तो ये इस जगह से रिमूव हो जाएगा और हमें कंटेंट सेक्शन में नज़र आएगा। तो गो टू फाइल्स पे मैं क्लिक करता हूँ। अब ये हमारा कंटेंट का सेक्शन है और इसमें हमें नज़र आ रहा है जितना भी हमारी फाइल्स हैं, पिक्चर्स, लोगोज वगैरह वगैरह सब कुछ हमारे यहाँ नज़र आ रहा है और यहीं से हम अपनी फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल न्यू सेक्शन है जो पहले नहीं होता था। तो वापस सेटिंग में आता हूँ और अब देखिए हमारे वो फाइल्स का ऑप्शन यहाँ से गायब हो गया। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेजेस का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर हमारी एक ही लैंग्वेज है स्टोर की, इंग्लिश। अगर मैं इससे एक से ज़्यादा लैंग्वेज डालना चाहता हूँ, यानी कि मल्टीलिंगुअल वेबसाइट है मेरी, स्टोर है, मल्टी लैंग्वेज कह सकते हैं आप, या मल्टीलिंगुअल वेबसाइट है, तो मैं जितनी भी लैंग्वेज है वो यहाँ पर डाल सकता हूँ। मिसाल के तौर पर ऐड अ लैंग्वेज पे मैं क्लिक करता हूँ और जिस लैंग्वेज को मैं डालना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर अरेबिक को, तो मैं डाल दूँगा। ये हमारी ऐप है जो हमारी मदद करेगी, ट्रांसलेट एंड अडाप्ट ऐप बाय शॉपिफाई। शॉपिफाई की ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐप है। इसको मैं ऐड करूँगा तो ये फिर जो है ना ये ऐप पहले इंस्टॉल होगी, विल बी इंस्टॉल्ड, उसके बाद हम इस लैंग्वेज के ज़रिए सेटिंग कर सकते हैं। इस वक्त क्योंकि हम ऐप के सेक्शन में नहीं है, तो ऐप के सेक्शन में इंशाल्लाह हम इस पर डिटेल्स में बात करेंगे ट्रांसलेशन के लिहाज से। तो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं आप 1 बाय 1 सारी डाल सकते हैं। तो फिर वो सारी ऑप्शन आपकी जियो लोकेशन के तौर पर शो होगा। तो जैसे जियो लोकेशन अगर अरेबिक कंट्रीज़ की होगी तो अरेबिक शो हो जाएगी, आपका स्टोर इंग्लिश का तो इंग्लिश शो हो जाएगा, और जितनी लैंग्वेज आपने डाली होंगी उसके हिसाब से शो हो जाएगा। तो अगर आपका स्टोर इंटरनेशनल है तो आपको हो सकता है कि मल्टीलिंगुअल स्टोर भी बनाना पड़े अपने लिए, अपने किसी क्लाइंट के लिए। तो इस सेटिंग को आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद हम ऐप्स के सेक्शन में इनकी ऐप्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद ये पॉलिसीज़ का ऑप्शन है। हमने पॉलिसीज़ के पेज खुद से मैनुअली बनाए हैं, ठीक है, अपने पिछले लेसन में, यानी कि स्टार्टिंग लेसन में। लेकिन अगर आप पेज क्रिएट नहीं करना चाहते तो यहाँ पर ही इस पॉलिसीज़ के सेक्शन में आप सारी पॉलिसीज़ को जनरेट कर सकते हैं। रिफ़ंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, सारी पॉलिसीज़ को आप यहाँ पर जनरेट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से भी पॉलिसीज़ आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ये देखें, और बड़ी आसानी से आप खुद लिख दें, या तो जो मैंने मेथड अपने पिछले लेसन में दिखाया वहाँ से लिख के लाएं और यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दें, आपकी अपनी मर्ज़ी पर है। और अगर आप यहाँ से खुद बनाना चाहें तो ये क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, शॉपिफाई आपको एक टेम्पलेट सा देगा जिसको आप यूज़ करके खुद उसमें चेंजेस कर लें। मिसाल के तौर पर ये देखें, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट मैंने क्लिक किया, इसने खुद हमारे लिए एक टेम्पलेट लिख दिया हमारी कुछ डिटेल्स को इस्तेमाल करते हुए। तो अगर ये आपके लिए सही है तो आप इसको एज इट इज़ रहने दें, वरना थोड़ी सी चेंजेस कर लें अपने पॉलिसी के मुताबिक खुद, और आपकी रिफ़ंड पॉलिसी तैयार हो जाएगी। इसी तरह प्राइवेसी पॉलिसी में आके मैंने क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट किया, ये इसने हमारी प्राइवेसी पॉलिसी भी क्रिएट कर दी खुद से। साथ में नीचे हम आए, टर्म्स ऑफ सर्विस भी इसने पूरी क्रिएट
कर दी हमारी, ठीक है। अब यहाँ पर ये मार्क आ जाता है वो ये है कि ये शिपिंग पॉलिसी क्रिएट टेम्पलेट से नहीं कर सकता, क्योंकि शिपिंग पॉलिसी जाहिर सी बात है हर कंट्री और हर स्टोर की अलग हो सकती है, इसलिए वो किसी किस्म की टेम्पलेट नहीं देता। तो आप उस लेसन को हमारे को देख लें शिपिंग पॉलिसी को, और आप खुद पॉलिसी जनरेट करें और यहाँ पर लाके कॉपी पेस्ट कर दें। उसके बाद ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में डाला तो हमारी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर ये डाल देगा यूरोपियन यूनियन के रूल के मुताबिक। अब ये सब चीज़ें आगे मैं सेव करूँगा, हमारी सारी पॉलिसीज़ क्रिएट हो जाएंगी, और ये सारे के सारे जो पॉलिसीज़ हैं ये खुद ऑटोमेटिकली फुटर में जाके आपके चेकआउट के फुटर में शो होंगी सारी पॉलिसीज़, ठीक है। और आप खुद अपने ऑनलाइन स्टोर के मेन्यू में भी डाल सकते हैं। लेकिन अब देखें ये जो टेम्पलेट्स की मदद से हमने बनाया ये लीगली एडवाइस नहीं है कि आप इन टेम्पलेट्स को यूज़ करें, आप अपने मुताबिक इसको चेंज वगैरह कर सकते हैं। ये शॉपिफाई आपको रिकमेंड कर रहा है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पर ये कोई चीज़ भी सेव नहीं करूँगा, क्योंकि हमारी ये पेजेस हमने सारे पहले ही क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। तो मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ कि ये चीज़ें सेव ना हो, ठीक है। तो ये कुछ रिमेनिंग सेटिंग्स थी जो हमारी रह गई थी शॉपिफाई सेटिंग्स के अंदर, वो मैंने आपको यहाँ पर इस लेसन में बता दी है।